बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इस प्रोग्राम में तमाम हाजिरीन का खैर मकदम है। ये एक पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है जिसमें आप भी अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं। सब तमाम तालिब इल्म एक साथ बैठकर जो मुताला कर रहे हैं, मैं भी अपने आप को इस फील्ड का तालिब इल्म ही समझता हूँ, तिब का तालिब इल्म ही हूँ। तो इसलिए आपके सामने जितना मैं अपने आप को समझ पाया हूँ अभी तिब्बे यूनानी, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी उसके बारे में रोशनास करा दूँ। पिछले बार हमने आज़ाए मुरक्कबा के बारे में बात की थी। आज़ाए मुरक्कबा जितने भी हैं उनके मिजाज क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम उनके चीज़ों पर दलालत जो सी भी जैसे भी होती है, हम किस तरह से उस पर उसकी दलालत को देखते हैं और किस तरह से हम उसमें उसका पता लगाते हैं। ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस बार हम आगे की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मैं एक करके आपको, ये दिमाग का मिजाज हमने समझ लिया था, आज़ाए मुरक्कबा के मिजाज के बारे में बात हो गई थी। अब एक जो अहम चीज रह गई थी आज़ाए मुरक्कबा में, आज़ाए मुरक्कबा का मिजाज, मैदे की मिजाज के बारे में हम आज बात करेंगे। मैदे में बहुत सारी चीजें जो भी हम गिजा खाते हैं वो सबसे पहले मुंह से जाती हुई फिर मैदे में ही पहुंचती है। और मैदे के मिजाज को समझना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है, और कई बार हम उसको किस तरह से पहचानें, किस तरह से उसके बारे में हम असेसमेंट करें, उसकी हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ में जितनी भी कुव्वतें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कुव्वत हैवानिया हो, कुव्वत नफसानिया हो या कुव्वत तबैया हो, इन तमाम तबीयत की जो खादिमा कुव्वतें होती हैं जिनको हम कुव्वा खादिमा कहते हैं, जिसमें कुव्वत जाजिबा है, कुव्वत मासिका है, कुव्वत दाफिया है, कुव्वत हाजिमा है। ये जो चार कुव्वतें हैं ये उसी की खादिम होती हैं और जिस्म के हर हिस्से में पाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हम एक एक करके मैदे के मिजाज की अलामत की सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो जहन में ये रहे कि जब कोई इंसान या किसी भी इंसान का मैदा अपने मोतदिल हालत में होता है तो वो हर चीज़ जो भी वो खाता है, जो वो पीता है, उसको सही से हजम करता रहेगा और उसको एक अच्छा कैल्यूस बनाएगा। फिर उसको आगे जाके उसका कैमूस भी बनता है, और साथ ही साथ लिवर में जाने के बाद उससे अच्छी ग़िज़ाएं जो अखलात बनती हैं वो अच्छे अखलात बनते हैं। ये एक मैदे का एक नॉर्मल मिजाज है जो पैदाइशी तौर से हर किसी को मिलता है। और अगर वो तमाम चीज़ें जो इंसान खाता है वो उसको ठीक ठाक हजम करता रहे तो हम ये कहते हैं कि उसका मैदे का मिजाज मोतदिल है। तो ये मोतदिल वाला लफ्ज हर एक उज़्व के ऊपर सादिक आता है, कि चाहे वो मैदे की हम बात करें या हम दिल की बात कर रहे हो या दिमाग की बात कर रहे हो या जिगर की बात कर रहे हो या जिस्म के किसी भी उज़्व की बात कर रहे हो, अगर वो उज़्व अपना नॉर्मल जो काम है वो अंजाम दे रहा है, बखूबी अंजाम दे रहा है, तो इसका मतलब उसका वो अपने मिजाज पर मोतदिल है। भले ही वो एक दूसरे के कंपैरिजन में कोई गर्म हो कोई ठंडा हो। मिसाल के तौर पर दिल को जो है आज़ाए हार्रा में शुमार किया गया, दिमाग को आज़ाए बारिदा में शुमार किया गया, कभी को आज़ाए हार्रा में किया गया, कुल्लियतैन को आज़ाए हार्रा में किया गया। लेकिन जो वो अपना काम कर रहे हैं वो अपने एतबार से मोतदिल है और मोतदिल तौर पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनका मिजाज अपने एतदाल से बढ़ जाए या अपने एतदाल से कम हो जाए तो वहाँ कुछ अलामात पैदा होती हैं जिसको देखकर हम ये समझते हैं, हम ये सब बता पाते हैं कि इसके अंदर ये कुछ सुए मिजाज पैदा हुआ है, या इसमें ये वाला मिजाज अभी तक नहीं था जो अब पैदा हुआ है। इसके पैदा होने से उसमें कुछ अलामात पैदा होंगी, उसी के जरिए से हम उसको पहचानते हैं। मैदे के अंदर जो भी सुए मिजाज होगा, या तो वो हरारत की तरफ मैदा बढ़ जाए या बरूदत की तरफ चला जाए, या हरारत की तरफ गया या बरूदत की तरफ गया, दोनों में कुछ अलामात हमें अलग अलग मिलेंगी। हरारत में गया तो क्या अलामात मिलेंगी और बरूदत में जा रहा है तो हमें क्या अलामात मिलेंगी, इन अलामात को हम थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि मैदा का मिजाज खुद अपने आप में हार है। हार इसलिए है क्योंकि जो भी ग़िज़ा जिस्म के अंदर दाखिल होनी है, जो भी ग़िज़ा मैदे में जानी है, उसको पूरी तरह से नुज़्ज होना है, उसको हजम होना है, और हजम होने के बाद में फिर उसको आगे की तरफ मराहिल तय करने हैं। तो अगर ये मैदा ठंडा होता तो इन तमाम चीज़ों को ना पका पाता ना हजम कर पाता। इसलिए कुदरत का निज़ाम है कि उसके मिजाज को हरारत बख्शी गई है, और वो हरारत
वाला ही मिजाज उसका होता है। अब अगर ये हरारत उसके नॉर्मल, जिसको हम एतदाल कहते हैं, अगर उससे ऊपर उठ जाए, उससे ज्यादा हो जाए, जैसा कि कई बार ऐसा होता है हम गर्म ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब मैदे की हरारत बढ़ जाती है। या ऐसी तरह के ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाएं जो जिस्म में बिलफेल अपनी हरारत को बढ़ा दें जिस्म की, उस या इस तरह के कोई दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएं। आपने देखा होगा अक्सर जब भी हम दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या गर्म दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और इवन अगर हम ज्यादा गर्म मसाले या गर्म चीजों का इस्तेमाल करने लगे, तो जिस्म के अंदर या खास तौर से मैदे के अंदर एक हरारत पैदा होती है। और इससे आजकल के दौर में तो इतनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि दौर भी पूरा सफरावी है, हर इंसान जो है बहुत बहुत ज्यादा भाग दौड़ में है, दिमागी तौर से भी बहुत ज्यादा भागा दौड़ी में है। तो ये एक हरारत की सफरावी अलामात हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। तो अगर किसी भी इंसान का मैदा हरारत की तरफ बढ़ जाए तो इसमें होगा क्या, कुव्वत हाजिमा भूख के मुकाबले ज्यादा कवी हो जाती है। इसकी तशरीह हम अभी आगे भी करेंगे। इसमें होगा क्या, लतीफ ग़िज़ाएं जो हजम नहीं होती, जबकि सकील ग़िज़ाएं हजम हो जाती है। यहाँ ये पॉइंट समझने वाला है कि जब हरारत बढ़ जाती है मैदे की, तो कुव्वत हाजिमा भूख के मुकाबले ज्यादा कवी हो जाती है। ये एक जो ये जो सेंटेंस है, ये कुल्लियात नफीसी का है, और उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे हट के जाना पड़ेगा। देखिए, कुव्वत हाजिमा एक अलग कुव्वत है, और कुव्वत जाजिबा जिस्म की जो होती है वो एक अलग कुव्वत होती है। हम अभी हालांकि आगे वाले हिस्से में जाकर पढ़ेंगे। जो कुव्वत, सबसे पहले कुव्वत जाजिबा होती है, दूसरे नंबर पर कुव्वत हाजिमा होती है, तीसरे पे कुव्वत मासिका है, और फिर कुव्वत दाफिया होती है। इस तरह से ये कुव्वतें अपना अपना फेल अंजाम देती हैं। अब अगर आप इसको कुव्वत हाजिमा जहाँ ये लिखा गया है और भूख के मुकाबले, तो मैदे की जो भूख होती है, जिसको हम भूख कहते हैं, मैदे में जो भूख लग रही है, वो दरअसल उसकी कुव्वत जाजिबा है। देखिए, किसी भी चीज को जज्ब करने के लिए जब कोई भी उज़ू उस चीज को जज्ब करता है, तो कहीं दूसरी जगह से लेता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं कुव्वत जाजिबा, अगर जिगर की बात करें, जिगर की हम बात करें कि कुव्वत जाजिबा जिगर की वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है या कमजोर हो गई है, तो इससे मुराद ये होगा कि वो कुव्वत जाजिबा जो जिगर की है, वो कहाँ से खून को जज्ब करेगी, कहाँ से मवाद को जज्ब करेगी, वो करेगी आंतों से। आंतों के जरिए से जो भी मवाद कैल्यूस कैमोस बन के जा रहा है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लिवर के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उज़ू जहां से अपनी ग़िज़ा को जज्ब कर रहा है, वो उसकी कुव्वत जाजिबा है। इसी तरह से अगर हम दिल की बात करें, वहां भी कुव्वत जाजिबा है उसकी। दिल भी अपने हिसाब से जज्ब करता है, जो भी ग़िज़ाएं उसकी हैं, जो भी सेल जहां से भी जज्ब कर रही है, वो उसकी कुव्वत जाजिबा होती है। लेकिन सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है कि सब चीजें तो जज्ब कर रही हैं, लेकिन मैदे की कुव्वत जाजिबा कहाँ से आएगी, क्योंकि मैदे को वो तमाम चीजें बाहर से लेनी। तो जो बाहर से ग़िज़ा खाई जाती है, बाहर से जो ग़िज़ा ली जाती है, कुव्वत जो जाजिबा है, दरअसल मैदे की कुव्वत वो है कि जो इंसान के भूख लगाती है, भूख लगा के बाहर से ग़िज़ा को अंदर लाने का जो काम कर रही है, वो मैदे की कुव्वत जाजिबा है। मतलब उसको हम दूसरे अल्फाज में भूख कहते हैं। बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि जरा हल्का सा भी अगर मैदे के अंदर कोई सूए मिजाज हुआ या किसी को बुखारी हो गया, तो उसमें भूख कम हो जाती है। मैदे में कुछ भी बदन में कुछ भी मर्ज चल रहा हो, तो इंसान को अक्सर भूख कम लग जाती है, भूख नहीं लगती। अक्सर कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती। तो भूख अगर नहीं लग रही, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे पहली फुर्सत में कि इसकी कुव्वत जाजिबा कमजोर हो रही है। उसकी कुव्वत जाजिबा को कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, वो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है, जो किताब में लिखा भी है, लेकिन हम उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड पर जाना पड़ा। वो ये है कि कुव्वत हाजिमा भूख के मुकाबले ज्यादा कवी होती है। मतलब भूख तो मरीज को कम लगेगी, लेकिन उसकी कुव्वत हाजिमा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां पर जो लतीफ ग़िज़ाएं खाई जाती हैं, वो हजम नहीं होती, बल्कि जो सकील ग़िज़ा हैं वो हजम हो जाती हैं। इसको भी जरा सेंटेंस को समझ लेंगे, किताब का ही सेंटेंस है, और बड़े जामे सेंटेंस लिखे होते हैं, कई बार हमें समझने में दुश्वारी होती है। इसका मतलब ये है कि जो लतीफ ग़िज़ाएं ये इंसान खाएगा जिसके मैदे में हरारत ज्यादा है, तो वो पूरी तरह से हजम नहीं होती, बल्कि वो हजम होने के बाद भी जल जाती हैं।
मतलब उसकी जो कैफियत है वो उतनी हरारत है मैदे में कि वो लतीफ ग़िज़ाओं को ठीक से हजम ना करके खराब कर देता है। दूसरी तरफ अगर इसमें सकील ग़िज़ाएं डाली जाए, सकील ग़िज़ाएं जो होती हैं, जो वो जो भारी ग़िज़ाएं होती हैं, उनको ये आराम से मतलब हजम कर लेता है। तो यहाँ पर जिनके मैदे में हरारत ज्यादा होती है उनको इस तरह की कैफियत उनके अंदर देखने को मिलती है। ये कैफियत कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, देखिए नीचे वाली लाइन में लिखा है इसमें, जब मैदा सही हालत में हो तो गर्म चीजों की ज्यादा ख्वाहिश होती है, और अगर सर्द चीजों से मैदे को नुकसान पहुंचता है। जब मैदा सही हालत में होता है, मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है, उसका मैदा अभी बिल्कुल ठीक है, उस वक्त उसको गर्म चीजों की ख्वाहिश ज्यादा होती है। आपने देखा भी होगा, अक्सर हम जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ज्यादातर गरम मसाले, चटपटी चीजें, ऐसी चीजें हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और ऐसे इंसान को सर्द चीजों से मैदे को नुकसान पहुंचे। तो जब इसकी हरारत इतनी ज्यादा बढ़ जाए, जैसे आज के दौर में अगर हम हाइपर एसिडिटी को इससे लेकर समझें तो ज्यादा चीज समझ में आएगी। मर्ज की हालत में ठंडी चीजें मैदे के मुआफिक होती हैं, इसमें जलन का एहसास होता है, ये हाइपर एसिडिटी होती है। ये तमाम चीजें जो हैं वो मैदे की हरारत पर दलालत करती हैं। इसमें जो ये चीज लिखी है, जब मैदा सही हालत में हो तो गर्म चीजों की ज्यादा ख्वाहिश करता है, और सर्द चीजों से मैदे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए जब इंसान पहले से जब ये चीजें खा रहा होता है, गर्म चीजें, तो उसको बिल्कुल ठीक लगता है, और कभी कुछ ठंडी खा लेगा तो उसको इस तरह की नुकसानदेही समझ में आती है। कई बार उनको हजम नहीं होता तो आगे वाली स्लाइड में, आगे वाले कॉलम में वो बरूदत में पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचेगा? तो हरारत में सिंपली हम ये समझे कि जो भी किसी के भी जिस मैदे में अगर हरारत बढ़ गई तो पहली फुर्सत में उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? हाइपर एसिडिटी हो जाती है, जिसको हम अपनी जबान में आज हाइपर एसिडिटी कहते हैं, या यूनानी की जबान में हुमूजत मैदा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है आज के दौर में। इसको हम कैसे रिकवर करेंगे, ये हम अभी हम फिलहाल अलामात की बात कर रहे हैं। तो ये हो गई हरारत वाली लाइन। अब देखिए, आप बुरूदत वाली लाइन में देखिए, उससे आपको और कंपैरिजन करेंगे तो समझ में आएगा। इसमें क्या होगा? हजम के मुकाबले में गिजा की ख्वाहिश ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे ही बुरूदत होती है, उस बुरूदत की हालत में मैदे के अंदर जो कुव्वत हाजिमा है उसके मुकाबले में जो कुव्वत जाजिबा है वो ज्यादा कवी होती है। इसके अंदर लतीफ ग़िज़ाएं हजम हो जाती हैं, जबकि अगर इनको बारिद मिजाज वाले, जिसका मैदा बुरूदत में पहुंच गया, अगर उनको हम सकील ग़िज़ाएं दें या भारी ग़िज़ाएं दें, भारी ग़िज़ाओं से मुराद वो ग़िज़ाएं होती हैं जो देर से हजम होती हैं। जो ग़िज़ाएं जल्दी हजम हो जाती हैं वो लतीफ होती हैं, और जो देर से हजम होती है वो सकील ग़िज़ाएं कहलाती है। अब इन दोनों में आपको कंपैरिजन करके समझ आ रहा होगा कि हरारत के अंदर क्या चीज हो रही है और बुरूदत के अंदर क्या चीज हो रही है। बुरूदत के अंदर लतीफ ग़िज़ाएं तो हजम हो जाती हैं, जबकि जिसमें सकील ग़िज़ाएं, इसको भारी ग़िज़ाएं दी जाएंगी तो वो हजम नहीं होंगी, ऐसी पड़ी रहती हैं। और क्या होगा? उसके बाद में खट्टी डकारें आने लगेंगी। खट्टी डकारों का आना मैदे के अंदर बुरूदत की अलामत होती है, और अगर सीने में जलन का एहसास हो रहा है तो मैदे की हरारत की तरफ दलालत करता है। ये दो चीजें हमें बहुत आसानी से मरीज आके खुद बता देता है, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तब आप समझ जाइए कि मैदा हरारत की तरफ जा रहा है। और मरीज ये कहता है कि जब मैं खाना थोड़ा भी ज्यादा खा लूं, या कुछ भारी चीज खा लूं, या कुछ हैवी डाइट ले लूं, तो मुझे खट्टी डकारें आने लगती हैं। ये खट्टी डकारें आना इस बात की दलालत है कि मैदा बुरूदत में चला गया है। अब मैदे का बुरूदत में जाना भी वजूहत बहुत सारी हो सकती है, जिसमें दो कॉमन वजह जो मैंने अभी तक देखी है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये एक वजह हो सकती है। एक वजह तो ये कि आम तौर से जब हम खाना खाते हैं तो या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठंडी चीजें खाने के आदी होते हैं। जैसे इसके ऊपर वाली मिसाल में आपको बीच वाले कॉलम में देखिए, जब मैदा सेहत की हालत में हो तो ठंडी चीजों की इन लोगों को ज्यादा ख्वाहिश होती है, और अगर गर्म चीज खा लें तो उससे इनको नुकसान होता है। तो जब मैदा पैदाइशी तौर से, या मतलब उसके मोतदिल हालत में भी थोड़ी ठंडक की तरफ माइल होता है, तो इन लोगों को ठंडी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, गर्म चीजों से इनको नुकसान पहुंचता है। लेकिन जब ये बुरूदत और ज्यादा बढ़ जाए तो लतीफ ग़िज़ाएं इनकी हजम हो जाती हैं, लेकिन सकील ग़िज़ाएं ये हजम नहीं कर पाते, और उस वजह से डकारें खट्टी आने लगती हैं।
तो इस तरह की अलामात इस बुरूदत के अंदर पाई जाएगी। तो इन दोनों को हमने कंपेयर किया, हरारत की ये अलामात होंगी और बुरूदत की ये अलामात होंगी। इससे हम देखकर बता सकते हैं कि किसके अंदर कौन सी अलामात पाई जा रही हैं और ये इंसान किस किस तरफ जा रहा है। तो ये दो चीजें हो गई। हल भले ही हम रतूबत या यबूसत की तरफ उतना ज्यादा ना जाएं, लेकिन फिर भी अगर हम रतूबत और यबूसत की तरफ चले जाते हैं तो कुछ चीजें हमें और आसानी से पता लग सकती हैं और उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर रतूबत के अंदर गया तो इसमें प्यास कम हो जाती है और मुंह से थूक ज्यादा आता है। अगर इंसान ये कहता है कि मुंह से थूक ज्यादा आता है, प्यास बहुत कम लगती है, तो इसका मतलब समझ जाइए उसके मैदे के अंदर रतूबत है। रतूबत की दूसरी अलामत ये भी है कि जब मैदा सेहत की हालत में हो तो वो तर चीजें जो हैं उसके मिजाज के मुवाफिक होती हैं और खुश्क चीजों से मैदे को नुकसान पहुंचता है या उसको अनईजीनेस फील होती है। तो रतूबत में सिर्फ इतना ही जहन में रखें कि प्यास कम लगेगी और मुंह से थूक, मुंह में रतूबत का ज्यादा आना, ये रतूबत की अलामत है। इसके अपोजिट अगर हम चलें यबूसत में, तो प्यास इनको ज्यादा लगती है। प्यास की ज्यादती इस बात की अलामत है कि मैदे के अंदर यबूसत है। ऐसा भी है कि अगर लिवर के अंदर यबूसत होगी तो भी प्यास ज्यादा लगती है। लिवर की यबूसत से, लिवर की हरारत से भी प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि लिवर जब हरारत में जाता है या यबूसत में जाता है तो वो पानी कहाँ से खींचेगा, वो उसकी कुव्वत जाजिबा पानी खींचेगी जीआईटी से, मतलब ये कि मैदे की तरफ से। फिर मैदे की कुव्वत जाजिबा मांगेगी पानी बाहर से, कि वह पानी बाहर से दिया जाए। तो इस तरह से जो हर एक की कुव्वत जाजिबा अपना अपना काम अलग से अंजाम देती है। तो मैदे की कुव्वत जाजिबा को समझना इसलिए जरूरी है। अगर कोई इंसान ये कहता है आके कि मुझे भूख नहीं लगती, तो फिर हमें उस कुव्वत पर काम करना पड़ेगा, और उसका क्या तरीका कार होगा काम करने का, उसमें हम अभी आगे बात करेंगे। तो यबूसत में ये चीज आपने देख ली, मुंह का खुश्क होना, मुंह में सूखापन पाया जाना, ये मैदे की खुश्की की, ये यबूसत की अलामत है। जब मैदे में खुश्की ज्यादा हो तो तर चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं। ऐसे लोगों को तर चीजों का इस्तेमाल कराया जाना चाहिए। इसमें लास्ट में एक लाइन लिखी है, बहुत ही अहम है वो, जब मिजाज में तब्दीली और फसाद वाक़ हो जाता है। अगर किसी भी उज़्व का मिजाज जो अपना उसका मोतदिल मिजाज था, अगर उसमें कोई तब्दीली हो जाए या उसमें फसाद वाक़ हो जाए, तो हर वो चीज़ जो फसाद मिजाज के खिलाफ हो उसको फायदा करती है। मतलब ये कि अगर उसका मिजाज पहले जो नॉर्मल था, उसकी उसमें उसमें तब्दीली पैदा हो गई, तो अब उस तब्दीली को वापस करने के लिए आपको वही तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी जो हम इलाज भी जिद में करते हैं। तो ये इसका वही मतलब है। इसको आप एक लफ्ज से एक मतलब मिसाल से इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे एक पर्सन जिसका जो मिजाज है मैदे का वो हरारत की तरफ चला गया। अब जब इसका मिजाज हरारत की तरफ गया तो उसको क्या हुआ, हाइपर एसिडिटी हुई। हाइपर एसिडिटी होने के बाद में आप अक्सर देखेंगे मरीजों को, जब वो कोई चीज खाते हैं तो अगर वो गर्म चीज खाते हैं तो अब वो गर्म चीज खाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे साहब मैं जरा सी चाय पीता हूँ तो भी बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, मैं जरा सा कुछ गोश्त खा लूं या कोई गरम मसाला खा लूं तो वो गोश्त वो ज्यादा गर्म लगती है। हालांकि जब वो सेहत की हालत में था तो यही तमाम चीजें उसको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत मरगूब थी। लेकिन जब इसका मिजाज हरारत से, अपनी हरारत से ज्यादा तजावुज कर गया, हाइपर एसिडिटी होने लगी, तो अब वही गर्म चीजें उसको नुकसान करने लगी। अब वो क्या करता है, कोई आइसक्रीम खाएगा, कोई ठंडा पानी पिएगा या ठंडी ग़िज़ाएं खाएगा या दूध और चीनी मिला के खाएगा या दलिए से खाना खाएगा। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि वो इतनी ज्यादा हरारत में पहुंच गया था। अब उसको ये सवाल, ये सारी चीजें बिल्कुल कैफियत उल्टी हो गई उसकी। जब तो वो गरम गरम चीजें बहुत ख्वाहिश करता था खाने की, लेकिन जब उसका मैदा हरारत में पहुंच गया तो अब उसकी ख्वाहिश तमाम उल्टी हो गई। अब वो तमाम गरम चीजें रोकने लगता है और ठंडी ठंडी चीजें, दूध से, दलिए से, चावल से, ऐसी चीजें खाने की कोशिश करता है जिसको हम ब्लैंड डाइट करते हैं। मरीज ऐसी चीजें खाता है, चावल का खाने का इस्तेमाल करता है, कई बार वो दही का भी इस्तेमाल करता है। तो उसको ये जहन में है कि मैं जब ठंडी ठंडी चीजें खाता हूँ तो मेरे पेट के अंदर जो जलन हो रही है, एहसास हो रहा है जलन का, एसिडिटी हो रही है, वो कम हो जाती है। तो इस तरह से इसको हमने एक मिसाल के जरिए से ये समझने की कोशिश की कि अगर मिजाज मैदे का हरारत में पहुंच गया, जो चीजें वो पहले खा रहा था वो चीजें उसको नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस लास्ट सेंटेंस का मतलब यही है, जब मिजाज में तब्दीली और फसाद वाक़ हो जाए
तो हर वो चीज जो फसाद मिजाज के खिलाफ हो, उस मिजाज के जो फसाद हुआ उसके खिलाफ हो, उसको फायदा करने लगती है। तो इस तरह से जो गर्म चीजें पहले उसको नुकसान फायदा करती थी, अब वो उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। इस वजह से अब वो ठंडी चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि उस हरारत को बुझा सके। ठंडा पानी पिएगा, ठंडी चीजें इस्तेमाल करेगा। ये थी इसकी मैदे की किस तरह से हम हरारत और बरूदत का पता लगाएंगे। मैदे में मरीज हरारत में आ रहा है या बरूदत में है। रतब और याबिस तो कई बार एक साथ मिलकर होते हैं, कई बार हार रतब मिजाज एक साथ दिखाई देता है, कई बार बारिद याबिस मिजाज एक साथ नजर आता है। लेकिन अगर हम इतना भी आइडेंटिफाई न कर पाए तो कम से कम इस हालत तक तो हम ये पता लगा लें कि मैदा हरारत में है या बरूदत में है। हरारत की एक अलामत सीधी सी ये है कि उसके अंदर हरारत पाई जाएगी और जलन का एहसास होगा कि हरारत हो गई। दूसरी तरफ बरूदत की अलामत ये है कि जब मरीज खाना खाएगा तो उसमें जो भारी खाना अगर उसने थोड़ा सा भी खा लिया तो वो बहुत देर तक पड़ा रहेगा, देर तक हजम नहीं होगा। और उसको हजम थोड़ा बहुत होगा भी तो पूरी तरह से हजम नहीं होगा, और उसमें खट्टी डकारें, अजीब अजीब सी मरीज को डकारें आने लगती हैं। मैदे की जो बरूदत की बात है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि जिस इंसान का मैदा का जो मैदे की जो सलाहियत है, अगर वो उस सलाहियत के एतबार से खाने का इस्तेमाल करता है तो उसका हजम ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान का मिजाज मोतदिल था अभी, लेकिन उसने उस मैदे के मतलब मुआफिक जो मैदा था उसका, उस मैदे के अकॉर्डिंग उसने खाना नहीं खाकर बहुत ज्यादा खाना खा लिया। मिसाल के तौर पर जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो 100 ml निकल रहे हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो 250 ग्राम खाने के लिए वो गैस्ट्रिक जूसेस काफी थे। लेकिन अब इंसान ने क्या किया, 250 ग्राम की जगह आधा किलो या 1 किलो बिरयानी खा गया, कहीं ब्याह पार्टी शादी में गया तो बहुत सारी डाइट खाना पीना एक साथ खा गया वो। जबकि गैस्ट्रिक जूस की निकलने की मिकदार उसकी लिमिटेड है, उतनी ही है। तो अब क्या होगा, मैदा बरूदत में चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो जो जूसेस उसकी हरारत थी उसको हजम करने की वो उतनी ही थी कि वो 250 ग्राम खाने को हजम कर सकता था। लेकिन आपने उसमें 250 ग्राम खाने की जगह 2.5 किलो खाना डाल दिया, तो क्या होगा, अब मैदा बुरूदत में चला गया, उसकी हरारत उतनी ही देर तक रहेगी। उससे क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत वहाँ हरारत थी वो उसमें इस्तेमाल हो गई, अब वो खाना पूरी तरह से हजम नहीं होगा और वो सड़ने लगेगा, उसमें खट्टी डकारें आती हैं। जहां पर भी आपको खट्टी डकारें आने की अलामत मरीज को मिले, या ग़िज़ाएं ये कहे कि मैं थोड़ा भी कुछ भारी खा लेता हूँ तो अचानक से मुझे भारीपन का एहसास होता है और खट्टी डकारें आने लगती हैं, आप वहीं समझ जाइए कि इसका मैदा बरूदत में है। अब हम यहाँ पर गरम जवारिशात का, गरम सफूफ का, इन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। तो ये हुआ मैदे के ताल्लुक से बातें जो हमने अभी तक सारी करी हैं। अब आ जाइए हम आज के मेन टॉपिक पर आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये है कुव्वतों का मिजाज। जिस्म के अंदर जो कुव्वतें पाई जाती हैं उनका, उन कुव्वतों का मिजाज क्या क्या होता है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। जिस्म के अंदर या बदन के अंदर तदबीर करने वाली जो मेन कुव्वतें हैं तीन, जिसको हम कुव्वत हैवानिया, कुव्वत नफसानिया और कुव्वत तबैया कहते हैं। ये हम उमूर तबैयाना सभी लोगों ने इसको पढ़ा है, लेकिन इसको हम यहाँ थोड़े से एक अलग अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वहाँ तो हमने एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा था, लेकिन अब हम अपने कंसेप्ट को, यूनानी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ इन कुव्वतों के साथ में, कि कौन सी कुव्वत कैसी है, उसका मिजाज क्या है, अगर उसमें कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मिजाज में कोई गड़बड़ी पैदा हुई तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से आलात हमारे पास हैं जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। क्योंकि ये पहचानना जरूरी है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि कौन सी कुव्वत में गड़बड़ी है और कौन सी कुव्वत को हमें ठीक करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकता है। तो इसमें देखिए, कुव्वत हैवानिया को मैंने सबसे पहले लिया है, तो कुव्वत नफसानिया को, कुव्वत तबैया को। हालांकि बुक्स में इसका जो अलग अलग जो हमारे हुक्मा हैं उन्होंने इनको अलग अलग तरह से बयान किया है कि कुछ लोगों ने कहा कि कुव्वत नफसानिया सबसे ऊपर होती है, सबसे अशरफ है इंसान के एतबार से।
दूसरे में उन्होंने कुव्वत हैवानिया को रखा, फिर कुव्वत तबैया को रखा। लेकिन कुछ हुक्मा ने इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे पेड़ पौधों के अंदर कुव्वत तबैया पाई जाती है, वैसे ही इंसानों के अंदर भी कुव्वत तबैया है। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने कुव्वत हैवानिया को रखा, तीसरे नंबर पर कुव्वत नफसानिया को रखा। तो इस तरह से दो कैटेगरीज अलग अलग अतीबा ने की है। हम उस बहस में ना पड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे दलाइल इसमें दिए हैं, अब हमें ये नहीं कहना कि कौन सी मखलूक किससे अफजल है। हमें यहाँ बात ये करनी है कि हम इंसान, क्योंकि हम आपस में जब मरीजों को देखते हैं तो उसके अंदर ही हमें बहस करनी है। अब कुव्वत हैवानिया हो, नफसानिया हो, तबैया हो, हमें तीनों चीजों पर बात करनी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कुव्वत हैवानिया, इसका मरकज दिल है। कुव्वत नफसानिया, इसका मरकज दिमाग है। और कुव्वत तबैया, इसका मरकज जिगर है। इसी तरह अगर हम इसका मिजाज देखें, कुव्वत हैवानिया, इसका मिजाज गर्म खुश्क है। कुव्वत नफसानिया, इसका भी मिजाज गर्म खुश्क है। और कुव्वत तबैया, इसका मिजाज गर्म तर है, तबीयत वाला है। यहाँ एक बात आपको थोड़ी सी ऑड जैसी लगेगी, जैसे हम कुव्वत नफसानिया की बात करते हैं, उसका मिजाज लिखा है गर्म खुश्क। लेकिन जब हम दिमाग की और आसाब की बात करते हैं तो वो मिजाजन बारिद रतब होते हैं। एक सवाल आपके जहन में उठ सकता है कि दिमाग का मिजाज ठंडा है और जो हमारी आसाब हैं उनका मिजाज भी ठंडा है, तो इस कुव्वत का मिजाज क्यों गर्म खुश्क है? इस बात को भी दलाइल के साथ में बहुत लंबी बहस बुक्स में की गई है। मैं इन शॉर्ट आपको ये बता दूं कि जिस तरह से कुव्वत हैवानिया जो बदन के अंदर चलती है, गर्म खुश्क उसका मिजाज है, उसी तरह कुव्वत नफसानिया का मिजाज गर्म खुश्क है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी हमारी जो हरारत से जो भी कुव्वत है वो हरारत से चलती है। बदन के अंदर कोई भी कुव्वत बिना हरारत के काम नहीं कर सकती। अगर हरारत मौजूद नहीं होगी तो कोई भी कुव्वत काम नहीं कर सकती, चाहे वो हैवानिया हो, नफसानिया हो या तबैया हो। अगर हम नर्व्स की बात करें या ब्रेन की बात करें, वो बजाते खुद सख्त हैं, उनका मिजाज सर्द है। लेकिन उनके अंदर बहने वाली जो इलेक्ट्रिक वर्क है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस हैं, अगर वो भी ठंडी हो जाए तो इंसान सुन हो जाएगा। आप आप कभी कोशिश करके देखें कि बर्फ का कोई भी टुकड़ा लेके आप अपने नस को किसी भी जगह आप उसको इतना ठंडा कर दें, वहां सुन हो जाएगा। आप अगर कट भी लगाना चाहें तो कट लगा सकते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां की जो रूह, वहां की जो कुव्वत नफसानिया वहां से गुजर रही थी, आपने उसको इतना ठंडा कर दिया, इतना ठंडा कर दिया कि वो आगे गुजरने के लायक ही नहीं रही, उसका एहसास उस जगह का खत्म हो गया। अगर वो ठंडी पहले ही होती तो फिर उससे कुछ पता ही नहीं लगता। लेकिन ये इस बात की दलील है कि अगर ये गर्म खुश्क ना होती, अगर इसके अंदर हरारत ना हो, तो हमारे जिस्म की जो कुव्वत इदराक है, जो नफसानिया है, कुव्वत नफसानिया, वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। तो इसलिए ये बात जहन में रखी जाए कि कुव्वत नफसानिया, जब कुव्वत हमारे जिस्म में एक जगह से, नफसानिया की हम बात कर रहे हैं, वो नफसानी कुव्वत जो हमारी नर्वस सिस्टम है पूरा, वो भी हरारत से ही काम करता है। बरूदत से उसके अंदर इंजमात पैदा होगा, बरूदत से वो रुकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर हमें दिमाग को तकवियत देनी है, आसाब को तकवियत देनी है, वो भी नॉर्मल एतदाल के साथ में। जिस तरह से हमने अभी मैदे की बात करी थी, वहां जो भी चीज वो अगर वो एतदाल में काम कर रहा है तो वो सारी चीजें काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इनकी कुव्वत नफसानिया की या दिमाग की हम बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी तकवियत के लिए हम कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हों, वो अलग बात है। और अगर हम कुव्वत नफसानिया की बात कर रहे हैं तो वो अलग बात है। दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग है। कुव्वत नफसानिया के बढ़ाने के लिए, उसके इदराक को बढ़ाने के लिए आपको हरारत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ दिमाग की ताकत के लिए कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं, तो वहां पर भी हम बहुत ज्यादा सर्द दवाओं का या सर्द ग़िज़ाओं का इस्तेमाल न करके गर्म तर दवाओं का ही या ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, या मग़ज़ियात का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपने अक्सर देखा भी होगा कि जो ज़ोफ़ असाब के जितने भी मरीज होते हैं, उनके अंदर हम हरारत के जरिए से ही उसको इदराक को बढ़ाते हैं। जैसे हब्बे अज़राकी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार ये इस्तेमाल जो नफसानी कुव्वत नफसानिया में किया जाता है, कई बार वो कुव्वत जो अपने रास्ते में जा रही होती है चलते चलते, या तो वो किसी रतूबत की वजह से रुकती है या फिर किसी ठंडक की वजह से रुकती है। अगर जिस्म के अंदर रतूबात की ज्यादती होगी तो भी कुव्वत नफसानिया
का जो रनिंग होती है वो कमजोर पड़ जाती है, इसलिए वहां पर हमें यबूसत की जरूरत पड़ती है। अगर हम यबूसत, गर्म और खुश्क दोनों, गर्म हरारत के साथ में हम यबूसत पैदा करेंगे तो कुव्वत नफसानिया को हम तेजी से गुजार सकते हैं। तो इसलिए जो जैसे जितने भी आप मुकव्वी आसाब दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे देखेंगे वो ज्यादातर गर्म खुश्क मिजाज की होती हैं। तो वापस आइए कुव्वत हैवानिया के ऊपर। मरकज उसका दिल है, मिजाज गरम खुश्क है, और पूरे जिस्म में शरियान के जाल से ये अपना काम करती हैं और अपना सब जगह जिस्म में फैलती हैं। दिल की कमजोरी, कुव्वत, हरकत, सुकून और मिजाज का इल्म हम नब्ज से हासिल करते हैं। अगर कुव्वत हैवानिया के आपको ये चेक करना है कि इसकी ये ठीक है, तो उसकी दिल की कमजोरी, दिल की कुव्वत, दिल की हरकत और दिल का मिजाज, हम ये तमाम चीजें कहाँ से पता लगाएंगे? नब्ज से पता लगाएंगे। नब्ज एक आला हमारे पास ऐसा है जो कुव्वत हैवानिया के बारे में आपको तफसीली गुफ्तगू करता है आपसे, और आपसे बातें भी करता है। अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक हम कुव्वत हैवानिया को नब्ज की मदद से समझ सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ आए, कुव्वत नफसानिया का मरकज दिमाग है, मिजाज गरम खुश्क है, पूरे जिस्म में आसाबी जाल या नर्वस सिस्टम के जरिए फैला हुआ है और अपना काम अंजाम दे रहा है। इस कुव्वत से हिस्स व हरकत वजूद में आती है। उसमें हम सेंसेशन जो भी हो रहा है वो सब इसी हरकत की वजह से होता है। कुव्वत नफसानिया के जरिए से हम सेंसेशन या जो भी हम लोकोमोटरी एक्शन करते हैं वो सारे के सारे काम हम कुव्वत नफसानिया की मदद से ही करते हैं। तीसरी चीज है कुव्वत तबैया। मरकज इसका जिगर है, मिजाज इसका गरम तर है, पूरे जिस्म में शरियान के जाल से फैली है और अपना काम अंजाम दे रही है। जिस तरह से कुव्वत हैवानिया शरियान के जरिए से पूरे बदन में फैलती है, उसी तरह से कुव्वत तबैया भी उन्हीं शरियान के जरिए से पूरे बदन में फैली हुई है। जिगर का मिजाज अगर आपको मालूम करना हो और उसके अफाल का इल्म आपको हासिल करना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोल और बराज से हासिल किया जाता है। अगर आपको जिगर की हरारत पता करनी है तो सिर्फ सुबह का एक पेशाब मंगा लीजिए, उससे आप उसको देख लीजिए जिगर किस हालत में है, आपको पता लग जाएगा। अगर हरारत, जिगर की हरारत को पता लगानी है तो उसके कलर से, पेशाब के कलर से भी, और कई बार हम बराज के कलर से भी मालूम कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर जितने भी हमारे अतिब्बा हैं वो पेशाब का मुआयना जरूर करते थे, उससे आपको पता लग जाएगा। अगर आपको सिंपली एक एक्सपीरियंस ही करना हो तो एक डायबिटीज वाले का पेशाब मंगा के देखिए और एक नॉर्मल इंसान का पेशाब बॉटल में करके रखिए, बिल्कुल क्लियर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना सफेद है। बिल्कुल पानी के जैसा सफेद होगा, इसका मतलब वो बुरुदत में है जिगर। और अगर वो बिल्कुल उसमें येलोविश कलर आ रहा होगा तो इसका मतलब जिगर नॉर्मल पर है, या और ज्यादा येलोविश हो गया तो वो हरारत में पहुंच जाएगा। क्योंकि नॉर्मल कलर जो पेशाब का होता है वो हल्का सा येलो होता है। अगर ये येलोनेस ज्यादा हो जाए तो ये हरारत के बढ़ने की अलामत है। और अगर ये कम हो जाए, बिल्कुल सफेद पानी के जैसा, जैसे हम पानी पीते हैं वैसा सफेद पेशाब होगा, तो वो बुरूदत की अलामत होती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुव्वत तबैया का जो एक अहम मरकज है जिगर, उसकी हरारत को, उसके अफ़ाल को अगर हमें पता लगाना है तो यूरिन से हम पता लगा सकते हैं। हालांकि उसकी बहुत सारी अलामात भी हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि कुव्वत तबैया में अगर हरारत ज्यादा पैदा हो जाती है तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट स्किन के ऊपर पड़ता है। स्किन डार्क हो जाती है, काले काले निशान आने लगते हैं जिस्म के अंदर। इसीलिए जिनकी स्किन पर ब्लैक स्पॉट आते हैं या फेस पर कोलेजमा या इस टाइप की जो होती है, उनकी हमें सबसे पहले जिगर की इस्लाह करनी होती है। और अगर, क्योंकि जिगर की इस्लाह जब तक नहीं होगी तब तक, हालांकि हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर की बात कर लेते हैं कैसा वनीमिया हो गया, और उसमें आयरन डेफिशिएंसी हो गई, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी की कुव्वत तबैया अपना नॉर्मल काम अंजाम दे रही है तो आप यकीन मानिए कि वो ना तो उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, ना विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और ना ही आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्योंकि आज के दौर में जो ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की नहीं कि जैसे पहले दौर में लोगों को खाना नहीं मिलता था, एक ही तरह की ग़िज़ाएं इस्तेमाल होती थी कि जिसको चने की रोटी मिल रही है तो चने की, लोगों को सब्जियां नसीब नहीं होती थी, कोई खजूर से खाना खा रहा है, कोई इस तरह के जो छाछ और दूध से, इस तरह की चीजों से खाना खाया जाता था उस दौर में, वहां पर ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की अलामत पाई जा सकती थी। लेकिन आज के दौर में इंसान इतना न्यूट्रिशियस खाना खा रहा है कि जिसके अंदर अगर
जितना वो खाना, अगर वो बहुत गरीब आदमी भी है तो इतना न्यूट्रिशियस खाना वो खा रहा है कि उसके अंदर आयरन कैल्शियम की कमी बिल्कुल नहीं हो सकती, बशर्ते कि उसकी कुव्वत तवैया अपने नॉर्मल काम अंजाम दे रही हो। और कुव्वत तवैया को बिगाड़ने का काम हम सिर्फ खुद अपने खाने से करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं और उसके बाद में दूसरी भूख का इंतजार भी नहीं करते। दूसरी भूख का इंतजार नहीं करते बल्कि दूसरे टाइम का हम इंतजार करते हैं। मान लीजिए हमने दोपहर को लंच 2 बजे लंच किया और हमें 8 बजे डिनर लगना है, तो हम भले ही हमें भूख लगे या ना लगे लेकिन हमें 8 बजे खाना खाना है। तो ये एक सही तरीका नहीं है। अगर आप दोपहर में खाना जिस टाइम खाते हैं, या तो आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएं, और आपकी भूख नहीं है तो आप उस टाइम खाना स्किप करिए और उसकी जगह कोई और मतलब कोई हल्का फुल्का खाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ बताने का मकसद आपको ये है कि अगर किसी की कुव्वत तबैया और कुव्वत हाजिमा हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है तो उसके अंदर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी होने की कोई भी इम्कान नहीं है। इसलिए हमें कुव्वत तबैया पर हर जगह हर मर्ज के अंदर गौर और फिक्र करना है। ये थी इसकी जनरल कुव्वतें। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं जो बहुत अहम है, जो इसके अंदर तमाम कुव्वतें यहाँ पर किस तरह से काम करती हैं, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। इसके बारे में हम जो आज हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही अहम पॉइंट है, और ये जिस्म के हर जगह पाए जाते हैं। कुव्वत तबई की जो खादिमा कुव्वतें हैं क़ुव्वा अरबा भी कहलाती हैं। इनमें कुव्वत जाजिबा, कुव्वत मासिका, कुव्वत हाजिमा और कुव्वत दाफिया, ये 4 कुव्वतें ऐसी हैं जो यूनानी के बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर ये आती हैं, और जिस्म के हर उज़्व के अंदर ये चारों कुव्वतें पाई जाती हैं। इन चारों कुव्वतों को समझने के लिए, उनकी मिजाज को भी समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये कुव्वतें कौन कौन सी हैं। तो कुव्वत जाजिबा है, उसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। ये अपनी हरारत और खुश्की की वजह से गिजा को मैदे की तरफ खींचती है, जो मैं अभी आपको हर बता रहा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि किस तरह से मैदा अपनी गिजा को अंदर की तरफ खींचता है। जब हमें भूख लगती है तो हम कुछ ना कुछ चीज खाने की कोशिश करते हैं, या अगर हमारे पास सामने 10 चीजें रखी हों तो जो हमारी सबसे फेवरेट चीज होती है हम सबसे पहले उसी पे हाथ बढ़ाते हैं और वो चीज हम खाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज है वो उस अगर आपने बहुत सारी रतूबत वाली चीज भी रखी हो, आइसक्रीम रखी हो, गर्म चीज हो, वहाँ फ्राई भी रखा हो, कोई कबाब भी है, अगर आप किसी भी इंसान को वहाँ छोड़ दें तो वो सबसे पहले किस चीज को ज्यादा पसंद करेगा, कौन सी चीज ज्यादा खाएगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मैदा किस हालत के अंदर है, हरारत में है कि बरूदत में है। तो जिसका मैदा हरारत में होगा वो वहां से ठंडी ठंडी चीजें ढूंढेगा, जिसका मैदा बरूदत में होगा वो वहां से गरम गरम चीजें खाएगा। आप इस तरह की चीजें, कई बार हम किसी भी पार्टी शादी में जाते हैं तो वहां से भी इस चीज का एहसास कर सकते हैं। तो ये चीज अपनी हरारत और यबूसत की वजह से गिजा को मैदे की तरफ खींचती है। कौन खींचती है? ये कुव्वत जाजिबा। क्यों खींचती है? क्योंकि इसका मिजाज गर्म खुश्क है। तो इसकी गर्मी और खुश्की की तरह की वजह से कोई भी चीज उसकी तरफ खिंच के आ जाती है। ये कुव्वत जाजिबा, अगर यहाँ मैंने मैदे की मिसाल ली है तो आप इसको हर जगह फिट कर सकते हैं। अगर हम इसको फिट करें अपने उस पे जिगर के ऊपर, तो जिगर में जो कुव्वत जाजिबा होगी वो कहाँ से हजम कर उसको जज्ब करेगी? वो आंतों से जज्ब करेगी। इसी तरह से हम कहीं पर भी इसको किसी भी सेल के पास ले जा सकते हैं। इसको किसी भी सेल पे, हम हाथ की सेल, कान की सेल, आंखों की सेल, किसी पे भी इसको हम कयास कर सकते हैं। अगर किसी भी जगह की कुव्वत जाजिबा कमजोर हो रही है, अगर वहां पर न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिएंट्स ये सब चीजें नहीं पहुंच रही, तो इसका मतलब वहाँ कुव्वत जाजिबा कमजोर है। और कुव्वत जाजिबा कमजोर है, क्यों क्यों कमजोर है? क्योंकि उसकी मिजाज गर्म खुश्क है, या तो उसकी गर्मी या खुश्की में कुछ कमी आई है, इस वजह से कुव्वत जाजिबा कमजोर हुई है। अब हमें उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? गर्म खुश्क दवाओं का इस्तेमाल करना है, गर्म खुश्क गजाओं का इस्तेमाल करना है, ताकि उस कुव्वत के जो सुए मिजाज हुआ है हम उसको ठीक कर सकें। तो कुव्वत जाजिबा का मेन काम क्या है? गिजा को जज्ब करना। तो मैदा कहाँ से गिजा को जज्ब करेगा? बाहर से, आपकी प्लेट में से, आपकी थाली में से, आपके दस्तरखान में से, वहां से गिजा को अंदर लेकर जाएगा। उसके बाद में अब काम दूसरा शुरू होता है कुव्वत मासिका का। कुव्वत मासिका क्या करती है? उस गिजा को वहां रोक के रखती है। इसका मिजाज वैसे तो सर्द खुश्क होता है, लेकिन यह बात यहाँ पर याद रखिए आप कि जब अगर कुव्वत मासिका को हम ये ना समझे बिल्कुल सर्दी और खुश्की से ही काम करेगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आपने इसको सर्द खुश्क ज्यादा बना दिया
तो कुव्वत जाजिबा कमजोर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर मैदे के अंदर, पूरे मैदे के अंदर जब भी हम गिजा की बात करते हैं तो वहाँ हरारत जरूर मौजूद रहती है। अगर हम ये सोचेंगे कि हरारत वहाँ ना रहे, सर्द खुश्क कुव्वत मासिका का मिजाज जो सर्द खुश्क है, हमने और आमले का इस्तेमाल या जितनी भी ठंडी चीजें होती हैं उसका इस्तेमाल वहां बढ़ा दिया, ये सोचकर कि उसकी कुव्वत मासिका बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी कुव्वत को काम करने के लिए वहां पर हरारत की जरूरत पड़ती है। अतिब्बा ने उसकी मिसाल कैसे दी है, मैं भी आपको एक बार उसको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर, ये मेरा हाथ है, अभी इस हाथ को मैंने इस हालत में रोक के रखा है। अगर ये इस हालत में रुका हुआ रखा है, अब मैंने इसको किसी चीज पर सपोर्ट नहीं दी है, इसकी सपोर्ट अभी किसी भी चीज पर नहीं है। आ, ठीक, ये ऐसे हाथ रुका हुआ है, तो इसमें मेरी जो कुव्वत नफसानिया है पूरी तरह से इसको रोके हुए है, क्योंकि मैंने एक पोजीशन में इस हाथ को रोका हुआ है। तो कुव्वत नफसानिया हमेशा हरारत से ही काम करेगी, बरूदत से कभी भी काम नहीं करेगी। तो इसी तरह से मैदे के अंदर भी जो भी कुव्वतें हैं वो अपनी हरारत से काम करती हैं, लेकिन ये आसपास की जो दूसरी कुव्वतें हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, होता क्या है इसके अंदर कि जिस्म की जो हरारत है, ये कुव्वत नफसानिया जी, उसने उसको रोक के रखा, और कुव्वत मासिका जो ठंडक थी उसने उसको सपोर्ट कर दिया। तो इसलिए कुव्वत मासिका, अगर मिजाज, उसका मिजाज थोड़ा सा उसके मुकाबले में सर्द होता है, जो कुव्वत जो पहले वाली कुव्वत हरारत वाली है उसके मिजाज मुकाबले में वो सर्द है, वो उसको रोक के रखती है। तो इसलिए हरकत करना, सिकुड़ना का काम सबसे पहले हरारत का है, उसके बाद उसको मेंटेन रखने का काम बुरूदत का है, उसको रोक के रखती है। इसी तरह से जो यबूसत होती है वो भी उसको रोक के रखती है। तो यहाँ पर कुव्वत मासिका का काम है, एक छोटी सी मिसाल से मैंने आपको ये समझाया कि कुव्वत मासिका का मिजाज सर्द खुश्क होता है और अपनी बुरूदत और यबूसत की वजह से गिजा को मैदे में रोक के रखती है। इसका मेन काम है गिजा को वहां पर रोक के रखना। रोक के रखना क्यों, रोक के रखना ताकि कुव्वत हाजिमा उसके अंदर काम कर सके। कुव्वत हाजिमा का मिजाज गर्म तर है, और गर्म तर होने की दलील ये है कि जो हजम होने का जो अमल है, गिजा को अपनी हरारत और रतूबत से पकाती और हजम करती है। हजम अगर हम यूनानी की नजर से देखें तो हजम उफूनत का एक अमल है। उफूनत मतलब वो चीज पकती है, गलती है, और उसके बाद में वो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होती है, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो हजम उफूनत का एक अमल है, और उफूनत कभी भी हरारत और रतूबत के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए जब भी हमारा हजम का काम चल रहा होता है तो वहां पर हरारत और रतूबत दो चीजें चाहिए, दोनों चीजों से ही वो हजम होगा। अगर हम मॉडर्न तौर से भी देखें उसको, तो जितने भी जूसेस निकलते हैं वो सब रतूबत है, और जिस उसकी जो हरारत है, वो हरारत और वो जूसेस मिलकर ही उस ग़िज़ा को हजम करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बस आप वो जूसेस ना निकले और आपके सिर्फ गरमाई गरमाई से आपकी ग़िज़ा पक जाए, हरारत से ग़िज़ा पक जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और इसलिए हजम के लिए गर्म और तर, ये मिजाज हमें जहन में रखना है, क्योंकि जब हम इलाज करेंगे तो इन चीजों को जहन में रखेंगे। इसी तरह से कुव्वत दाफिया है, इसका मिजाज सर्द तर है, अपनी सर्दी और तरी की वजह से बदन के फजलात को खारिज करने का काम करती है। ग़िज़ा का फजला जिस्म से बाहर खारिज करने के लिए कुव्वत दाफिया का होना जरूरी है। अगर ये कुव्वत काम नहीं करेगी तो सारा फजला जिस्म के अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा। ये चीज, इसको हम मैदे से मुतालिक मैंने नीचे लिखा है, मैदे से मुतालिक किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और किस तरह से हम ग़िज़ा के बारे में बात कर सकते हैं। इसको देखिए, मैदे की कुव्वत जाज़िबा अगर कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा, भूख कम लगेगी या बिल्कुल नहीं लगेगी। मरीज कंप्लेन करते हैं कि साहब भूख नहीं लग रही, और बिल्कुल भूख या तो कम हो जाती है या बिल्कुल भूख नहीं लगती। ये अलामत होगी अगर मैदे की हम बात कर रहे हैं। कुव्वत मासिका की कमजोरी अगर मैदे में है तो ग़िज़ा मैदे में नहीं ठहर पाती और जल्द खारिज हो जाती है। इसलिए इसको रोकने के लिए हमें कुछ यबूसत और कुछ कुछ सर्द दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम उस कुव्वत को कवी कर सकें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम बहुत ज्यादा सर्द अदविया का इस्तेमाल करने लगे और हरारत का इस्तेमाल ना हो पाए। सर्द ज्यादा अदविया से भी ज़लकुलमा हो जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से जो ग़िज़ा है वो निकल जाती है। कुव्वत हाजिमा की कमजोरी में मैदे में आने वाली ग़िज़ा पूरी तरह हजम नहीं होती और कच्ची और फासिद रहती है। कुव्वत हाजिमा अगर किसी की कमजोर हो जाए, जैसे हमने इससे पहले वाली स्लाइड में बात की थी, अगर कुव्वत हाजिमा कमजोर है तो वो हजम नहीं कर पा रही है पूरी तरह से,
तो उससे उसमें जो भी ग़िज़ा हजम होगी वो पूरी तरह से नहीं होगी और फासिद हो जाती है, कच्ची पक्की रहती है, तो कुव्वत हाजिमा पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। इसी तरह से कुव्वत दाफिया है, कुव्वत दाफिया की कमजोरी में फजलात मुकर्ररा वक्त पर खारिज नहीं होते और वो वहां रुके रहते हैं, तो ये हुई कुव्वत दाफिया का मामला। तो ये चारों कुव्वतें जिस्म के तमाम आज़ा में मौजूद होती हैं और जिस्म के हर हिस्से में ये अपना अपना काम करती रहती हैं। कुव्वत तबैया की जो हम अभी बात कर रहे थे, तो हम उसको इलाज उसका किस तरह से करेंगे उसको हम एक स्लाइड में देखकर अपने बात को आज यही खत्म करेंगे हम। कुव्वत तबैया खादिमा, ये जो हमने अभी बात करी है, कुव्वत जाजिबा, कुव्वत मासिका, कुव्वत हाजिमा और कुव्वत दाफिया की, अगर इसके अंदर कोई कमी पैदा हो जाए तो क्या होगा? मुशाबे और ये मुतशाकिल कैफियत वाली अशिया में गर्म खुश्क अशिया जैसे जीरा, शाह जीरा, करनफल वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, नोन बन गया है, वो ता पढ़िएगा आप उसको। तो मुशाबे और मुतशाकिल कैफियत वाली अशिया, देखिए मुशाबे और मुतशाकिल कैफियत वाली अदविया या अशिया का मतलब ये है कि जो गर्म खुश्क उसका मिजाज है, उस जैसी जो दवाइयाँ जो ग़िज़ाएँ हैं, हम वही चीज़ें उसके उसके एतबार से उसको हम इस्तेमाल कराएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी की कुव्वत जाजिबा कमज़ोर हो गई तो इसका मतलब कुव्वत जाजिबा का मिजाज क्या था? गर्म खुश्क है, तो इसलिए हम ऐसी ग़िज़ाओं का या ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कराएंगे जो गर्म खुश्क ही हो, जैसे उसमें जीरा या करनफल या शाहजीरा, इसका इस्तेमाल करा सकते हैं हम। अपनी यूनानी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अगर हम ये कहें कि जवारिश कमूनी का इस्तेमाल करा सकते हैं, तो जवारिश कमूनी कुव्वत जासिबा को या मैदे की भूख को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है, तो ऐसी सूरत में हम जवारिश कमूनी का इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, उसका उल्टा, अगर कुव्वत जाजिबा में हरारत व यबूसत ज्यादा हो जाए, कुव्वत जाजिबा की यानी ऐसे इंसान जिनको बहुत ज्यादा भूख लगने लगे, हद से ज्यादा भूख लगने लगे, कुव्वत जाजिबा इतनी बढ़ जाए उनकी कि वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगे और उससे उनको नुकसान पैदा हो रहा हो, तब हम क्या करेंगे? उसमें बारिद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कराएंगे, उसको बारिद, रतब और मुलय्यन ग़िज़ाओं का या दवाओं का इस्तेमाल करा सकते हैं। खाने में हम उसको कद्दू, बरगे, खुरफा, ये जो लौकी, टिंडे, ये जो ऐसी पानी वाली सब्जी, तरी वाली सब्जियां हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करा सकते हैं। इसी तरह से ठंडी और रतब दवाओं का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ठंडी चीज़ें खिलाने से उसकी जो भूख की बहुत ज़्यादा हरारत हो रही है, गर्म खुश्की जो ज़्यादा है, कुव्वत जाजिबा जो बहुत बढ़ गई है, वो कम हो जाएगी। तो ये है कुव्वत जाजिबा को किस तरह से हम मेंटेन करेंगे। अगर कुव्वत जाजिबा कमज़ोर हो गई है तो हमें गर्म खुश्क अग़िज़ा जैसे जीरा, करनफल, इस तरह की दवाओं का या ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। और अगर वो ठंडक की तरफ पहुंच गई है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हरारत उसके अंदर पैदा हो गई है, तब हमें ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से अगर हम दूसरे पे जाएं, कुव्वत मासिका के ऊपर जाएं, तो इसमें भी कुव्वत मासिका में भी मुशाबे और मुतशाकिल कैफियत वाली अशिया में सर्द खुश्क अशिया, यहाँ पर सर्द खुश्क अशिया मतलब ऐसे नहीं हो कि हम दर्जा चहारों की सर्द खुश्क अदविया इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले या दूसरे दर्जे की सर्द खुश्क होंगी, बहुत हल्की, जैसे गुलाब का इस्तेमाल है, तुक्मे हुम्मास है, तबाशीर है। कुव्वत मासिका को रोकने के लिए हम ऐसे सर्द खुश्क अग़िज़ा का या दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुव्वत मासिका में बरूदत और यबूसत ज्यादा हो जाए, ज्यादा ठंडक पैदा हो जाए या ज्यादा बरूदत यबूसत उसके अंदर हो जाए, तब हम इसका उल्टा गर्म तर अदविया का इस्तेमाल कराते हैं, जिसमें अदरक है या जंजबील, ऐसा इस्तेमाल हम उसमें करा सकते हैं। जंजबील का इस्तेमाल दोनों जगह होता है, कुव्वत हाजिमा को बढ़ाने के लिए भी होता है और कुव्वत मासिका को भी वो बनाने का काम करती है। अगर बरूदत हो गई तो वो हरारत पैदा कर देती है। इसी तरह से कुव्वत हाजिमा को अगर हमें मुशाबे और मुतशाकिल कैफियत वाली अशिया में, क्योंकि कुव्वत हाजिमा का मिजाज जो है गर्म तर है, इसलिए ऐसी कुव्वत को, इस कुव्वत को मतलब तकवियत पहुंचाने के लिए हम जंजबील या अदरक का इस्तेमाल बहुत बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और आमतौर से हम इसको खाने में इस्तेमाल करते भी हैं। अगर कुव्वत हाजिमा की हरारत व रतूबत ज्यादा हो जाए तो बारिद रतब अशिया, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर इसकी हाजिम रतूबत या हरारत बढ़ गई है, तब हम उसमें ठंडी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आम उसूल है। तो वहाँ पर हम अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, हब्बुलास का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी ठंडे चीज़ें हैं जो
फ्रूट्स है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुव्वत हाजिमा की अगर हरारत और रतूबत ज्यादा हो गई तो हम बरूदत और रतूबत से उसका रोक के रखेंगे। और अगर कुव्वत हाजिमा को अगर आप में तकवियत देनी है तो सिर्फ जंजबील अदरक ऐसी चीजों से हम उसको तकवियत देते हैं। इसी वजह से ऐसी चीजों का, गरम मसालों का, इन तमाम चीजों का हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है, हमारी कुव्वत जाजिबा भी मेंटेन रहती है, कुव्वत मासिका भी रहती है, कुव्वत हाजिमा भी रहती है। अगर आप बिना मिर्च मसाले इन तमाम चीजों का खाना बंद कर दें तो कुव्वत जाजिबा भी कमजोर हो जाएगी, मासिका भी कमजोर हो जाएगी और हाजिमा भी कमजोर हो जाएगा। और दाफिया का तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। तो इस तरह से इन चीजों को, जितनी भी चीजें हम खाने में खाते हैं, जितने भी मसाले जात का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो हद से ज्यादा होंगे तो हरारत पैदा करेंगे, हद से कम हो जाएंगे तो बरूदत पैदा करेंगे, और अगर तमाम चीजें एतदाल में चलती रहेंगी तो तमाम चीजें ठीक रहेंगी। इसी तरह से कुव्वत दाफिया है मुशाबे और मुतशाकिल कैफियत वाली अशिया, जैसे सर्द तर अशिया इसके अंदर इस्तेमाल होंगी, तो उसमें कासनी और खस का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। अगर कुव्वत दाफिया की बरूदत और रतूबत ज्यादा हो जाए तो गर्म खुश्क अदविया से इलाज करेंगे। ऐसी ऐसी दवाओं में जो गर्म खुश्क हो उसमें सुहागे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आपको से तिनकार का इस्तेमाल होता है, हब्बे तिनकार आती है, तिनकार का इस्तेमाल कुव्वत दाफिया के लिए बहुत अच्छा है और हजम के लिए भी अच्छा है। जहां पर हमें गर्म खुश्क जिस कैफियत का भी हमें अंदाजा है। अब इससे पूरी स्लाइड से, इस पूरे लेक्चर से आपको कम से कम ये जरूर समझ में आ गया होगा कि कौन सी कुव्वत का मिजाज क्या है और उस कुव्वत में हम कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुव्वत जाजिबा को अगर आपको बढ़ाना है तो जो चीज इसमें लिखी है जरूरी नहीं है आप वही दें। गरम खुश्क जो भी दवा आपके पास मौजूद है आप वो दे दीजिए। उसके कुव्वत जाजिबा को आपको हरारत पहुंचानी है, कुव्वत मासिका में किस तरह से सर्दी पहुंचानी है, कुव्वत हाजिमा में गर्मी और तरी दोनों चीजें आपको पहुंचानी है, कुव्वत दाफिया में सर्दी और तरी पहुंचानी है। तो तुख्म कासनी सर्द मिजाज का होता है, मिजाज सर्द है, इसलिए उसका इस्तेमाल कुव्वत दाफिया में किया जा सकता है। उसूल उसका समझ लीजिए, लास्ट लाइन में एक उसूल लिखा है कि हर कुव्वत का इलाज उसके सेहतमंद होने की सूरत में मुशाबे और मुतशाकिल कैफियत वाली अदविया से किया जाएगा। मतलब ये कि अगर वो कुव्वत अपनी नॉर्मल हालत में है तो फिर उसी जैसी कैफियत वाली दवाइयां आप उसको इस्तेमाल कराएंगे, उसी जैसी कैफियत वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल कराएंगे। जैसे आपने पहले वाली लाइन में देखा कि कुव्वत जाजिबा को अगर आपको तकवियत देनी है तो गर्म खुश्क दवाएं इस्तेमाल करेंगे, गर्म खुश्क ग़िज़ाएं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो बढ़ गई है तब अगली लाइन देख लीजिए, और मरीज होने की सूरत में मुतजाद और मुखालिफ अदविया से करेंगे। अगर वो मरीज हो गई है, वो कैफियत उसमें हरारत या बरूदत बढ़ गई है या कम हो गई है, तब आप उसके मुखालिफ और मुतजाद कैफियत वाली अदविया या ग़िज़ाएं इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से कुव्वत जाजिबा कैसे बढ़ी और कैसे उसमें कमी पैदा हुई, उसके मिजाज में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, वो आप इन तमाम चीज़ों से समझ सकते हैं। उम्मीद है कि ये बातें काफ़ी जो मैंने कही हैं उसमें समझ में आई होंगी काफ़ी हद तक। इस 11 भी बज गए हैं, अब हम अपने इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। आपका अगर इस ताल्लुक से कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। और सर अदरवाइज हम अपने सेशन को यहीं वाइंड अप कर देते हैं। सर एक सवाल था सर। जी बताएं। जी, अब हम उमूमी तौर पे जो हमारे पास केसेस आते हैं, जैसे उसका बहुत सहल अंदाज में बताएं कि हरारत और बरूद को कम से कम याद रखें। उमूमी जी तौर पर जब तक हमारे केसेस आते हैं हमारे पास, वो इतने मतलब अलामतों को मुरक्कब तरीके से बताते हैं, जी यानी कि कई अलामतें एक साथ बयान करते हैं। तो जी जीईआरडी का पेशेंट आता है, तो मेरा हम्म एक छोटा सा ये सवाल है कि अगर हमारे पास जीईआरडी का कोई केस आता है तो उसे हम्म हम कौन सी कुव्वत के तहत देखें? जी जी जी। देखिए जीईआरडी के जितने भी केसेस होते हैं वो ज्यादातर सुए मिजाज हार वाले होते हैं, सुबह हरारत वाले मिजाज। होते हैं। तो अक्सर कंप्लेंट उनकी ये होती है कि एसिडिटी होती है, जलन होती है, जब वो लेटते हैं तो भी जलन होती है, बैठे होते हैं तो रिफ्लेक्स होता है, एसिड का जी रिफ्लेक्स है एक वो। जी, तो जलन है इसलिए ना। वो डेफिनेटली हरारत की ही अलामत है। अच्छा, ये हरारत की अलामत बहुत सारी वजह से हमारे सामने आती है। बहुत सारे तो ये कि अगर उसका मिजाज, इंसान का मिजाज खुद गर्म है, मिसाल के तौर पर उसकी उम्र 20-25 साल या 30 साल वाली है, क्योंकि उसका उम्र भी उसकी हरारत वाली है, उसकी ग़िज़ाएं भी हरारत वाली हैं,
वो जो मौसम चल रहा है वो भी हरारत वाला है, कई बार बहुत तेज गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्म ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाती हैं, और उस पर्सन का खुद मिजाज सफरा भी है। तो जब कई चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो ऐसे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो जहां पर GERD वाला केस ऐसा समझ में आ रहा हो तो वहां पर हम बारीक दवाओं से उसका इलाज करें, और पहली फुर्सत में उसका जो वो है उसूल इलाज बनाए पहले हम। उसूल इलाज क्या है इसका, कि सबसे पहले वो तमाम चीजें जो मैदे की हरारत को बढ़ा सकती हो आप पहली फुर्सत में स्टॉप करिए। अदरवाइज क्या होगा, आप दवाएं भी देते रहेंगे, मरीज खाने भी वही खाता रहेगा, तो उससे कोई भी रिजल्ट आपको सामने नहीं आएगा। तो सबसे पहला मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है इस तरह के केसेस में, कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि उन मरीजों का लहसुन, प्याज और मिर्च, ये तीन चीजें पहली फुर्सत में आप उसकी बंद करिए, कि भाई अभी आप कम से कम जब तक इलाज चल रहा है 10-12 दिन आप ये तमाम चीजें कम कर दीजिए। दूसरा, एक अहम फैक्टर होता है ऑयल। ऑयल ठीक। अगर वो, जी, रिफाइंड ऑयल अगर ले रहा है तो अगर पॉसिबिलिटी हो तो पहली फुर्सत के अंदर उसका रिफाइंड ऑयल को आप ब्लॉक करें, बंद करें। और उसके उसके अगर इस्तेदाद हो, उसकी कर सकता हो, तो गाय का देसी घी, गाय का नहीं मिले तो वैसा भैंस का देसी घी अच्छा किस्म का, केवल रोटी पे उसका पराठा नहीं बनाना, रोटी पे चिपड़ के लगा के खानी। तो आप यकीन जानेंगे कि मुश्किल से अगर आपने डाइट ही उसकी 10 दिन के लिए कंट्रोल कर दी तो GERD ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाएगा। क्योंकि ये हरारत उसकी वजह से बढ़ती है जब इंसान खाने के अंदर, दालों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, मूंग की दाल के अलावा कोई भी इंसान दाल खाएगा तो बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और बहुत ज्यादा एसिडिटी उससे पैदा हो जाती है। तो ऐसे लोगों को दालें, सिर्फ मूंग की दाल वो भी छिलके वाली, उसको कंटिन्यू रखें, बाकी सारी दालें अभी गायब कर दें वहां से। इसी तरह से गोश्त, और जिन चीजों के अंदर लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्च ऐसी चीजें डल रही हो उसको आप स्किप कर दें अभी कुछ दिन के लिए। हाँ, ये जीरा है या क्या नाम है आपका, नाम काली मिर्च, सब्जी में काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, ऐसी चीजें, हल्दी भी इस्तेमाल, जो नॉर्मल मिकदार में खाने में इस्तेमाल होती है उतनी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये 2-3 चीजें तो ऐसी हैं जो आपको बहुत ही हार्डली उसके ऊपर मरीज को सख्ती से परहेज करवाना है, तो बहुत तेजी से GERD नहीं, इवन जो जितने भी ये एसिड पेप्टिक अल्सर डिसीज वाले होते हैं वो सब बहुत तेजी से कवर करते हैं। यहाँ पर हम जवारिश आमला का इस्तेमाल बहुत बखूबी कर सकते हैं, हब्बेराल का इस्तेमाल बहुत बखूबी कर सकते हैं, और एक क्या नाम है उसका, ये माजुन दबिदुल वर्द, अगर हरारत लग रही है उसके साथ साथ कई बार लिवर में भी हरारत होती है तो उसको दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम दबिदुल वर्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्के मकू कासनी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ऐसे केसेस में, अगर अर्के मकू कासनी का हम इस्तेमाल करेंगे तो। अच्छा, सफूफ असलुस्सूस, असलुस्सूस और किशनीज का सफूफ भी अगर आप मिलके, 3 चीजें अगर आप चाहें तो नोट कर लें, बड़ा अच्छा वो चीज बन जाएगी ये। असलुस्सूस, किशनीज खुश्क, और तीसरी चीज है खाने का सोडा, सोडा शीरी। 3 चीजों का ठीक। पाउडर बना के आप रख सकते हैं। ऐसा कोई भी केस जो GERD वाला हो, हाइपर एसिडिटी वाला हो, या ये जो इस तरह के जो केसेस आते हैं कि साहब हम बहुत दिन से ओमिप्राजोल खाते हैं उसके बगैर तो चारा ही नहीं होता कुछ भी, तो आप उसमें सिंपल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आंवला इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक। जी। तो ठीक। इस तरह से जो भी GERD वाले केसेस आते हैं आप उसको थोड़ा बरूदत की तरफ लेकर जाइए और हरारत से उसको थोड़ा सा दूर रखिए, तो आप डेफिनेटली उसको वहीं कवर कर सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत जी। बहुत शुक्रिया सर। और एक एक चीज सर, इसमें का आखिरी सवाल मेरा, जैसे हमारे H पाइलोरी के केसेस भी आज के दौरे हाजिर में बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, जो पुराने एसिडिटी के मरीज होते हैं, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। हम किस कैफियत की तरफ देखें, हम किस तरीका उसका नोयत इलाज या उसूल देखिए, इलाज को हम हाँ देखें? हाँ हाँ, देखिए वो भी हरारत की ही वजह से जा रहा है। आप अगर उसका pH को मेंटेन कर देंगे मैदे की तो H पाइलोरी ऑटोमेटिक वहां जिंदा नहीं रह पाएगा। जब ठीक। वहां पर हरारत की वजह से या एसिडिटी की वजह से अल्सरेशन होता है तो भी एच पाइलोरी वहाँ कंटिन्यूअसली रहता है। आप वहां भी ये ब्रूदत वाला ही फंडा पूरे का पूरा यही अपनाएंगे, वहाँ की पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, गर्म चीजों से उसको रोक के रखेंगे। तो एच पाइलोरी का हम यूनानी में ऐसा तो है नहीं किसी बैक्टीरिया को स्पेशली मार रहे हों,
ہم اپنے یونانی کا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی قوت مدافعت کو اتنی مدد کرتے ہیں، اتنے اس کے معاون ہو جائیں کہ قوت مدافعت ان تمام چیزوں کو نکالنے کے اور ان تمام چیزوں کو مارنے کے خود لائق ہو جائے۔ ہم کسی اینٹی بیکٹیریل کوئی دوا نہیں دے رہے، بلکہ ہم اپنی طبیعت کو اتنا اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ وہ طبیعت خود اس بیکٹیریا کو یا اس موذی مواد کو یا اس چیز کو وہاں سے باہر نکال پھینکے۔ تو ہمارا جو یونانی کا اصل مقصد ہے وہ یہ کہ اپنی قوت کا معالج کا، ہم ایک معاون ہی ہوتے ہیں، معالج کو ایک معاون کہا گیا ہے طبیعت کا۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ جو صفوف حب رال ہے بہت اچھا کام کرے گا آپ کی کیس میں بھی، جواری شاملہ کے ساتھ میں اور صفوف حب رال کے ساتھ، کیونکہ وہ حب رال گرم خشک بھی ہے، یبوست اس کے اندر نہیں سوری سرد خشک ہے، یبوست اس کے اندر ہوتی ہے، اس یبوست سے جو بھی وہاں مواد اکٹھے ہوتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے۔ ایک چیز اور کہ جب بھی ہم اس طرح کے علاج کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کھانے پینے والی ہی ہے۔ جیسے آپ نے یہ جی آر ڈی والی ابھی بات کہی، یا ایسک پیپٹک السر ڈیسیز والی بات کری، یا ایسپائلری والی بات کری، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو حرارت سے یا قوت ہاضمہ، قوت ماسکہ کے ڈسفنکشن سے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں میں کھانے کا بہت زیادہ دھیان دینا ہے، اور مریض کی کمپلینٹ سن کے ہمیں ان چیزوں کو جو ہم نے ابھی بات کری ہے اس سے کوشش کرنی ہے کوریلیٹ کرنے کی، کہ حرارت کی طرف جا رہا ہے مریض یا برودت کی طرف جا رہا ہے۔ حرارت کی طرف جا رہا ہے تو ہم زیادہ تر بارد دواؤں کا استعمال کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پہ استعمال کریں، تو ہم انسان کی اس پرسن کی پرٹیکولر ایج کو دیکھ کر ہم دوا کا سلیکشن کریں۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، آپ اگر ایک 25 سال کا ایک مریض آیا اور وہ ہائپر ایسیڈیٹی کر کے آتا ہے، ٹھیک، وہی مریض ایک 65 ایئرس کا آ رہا ہے، وہ بھی یہی والی کمپلینٹ لے کے آ رہا ہے، تو یہاں پر دونوں میں ایج کا ڈفرینس آ رہا ہے۔ جو 65 ایئر والا ہے وہ آٹومیٹک برودت میں پہنچ چکا ہے، لیکن یہ والا انسان یہاں پر بہت تیز حرارت میں ہے۔ تو اس لیے جو حرارت والے کو، جو ینگ جنریشن ہے، اس کو دوائیں ہم زیادہ قوی والی دیں گے، اور جو برودت میں آلریڈی پہنچ چکا ہے اس کو ہم کم درجے والی ٹھنڈی دوائیاں دیں گے، یا پھر ہم اس کی مقدار کم کر لیں گے، اس کو اتنی اسٹرانگ دوائیاں نہیں دی جائیں گی۔ حالانکہ اصول علاج دونوں جگہ ایک ہی ہوگا، حرارت کا ہی ہوگا، لیکن جو انسان اس کی عمر کے اکارڈنگ اس کا مزاج کیا ہے اس کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے۔ تو آپ 2-4 بار کرنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ آ جائے گا، تو اس طرح سے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ سر، بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ جی السلام علیکم سر۔ سر ایک پیشنٹ ہے میری 21 ایئرس پر، وہ بہت اوور ویٹ ہیں، تو ان اچھا کی کمپلینٹ یہ ہے کہ ایک تو ان کا ویٹ لوز نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو بہت تھائرائڈ ہے، 100 mg کی کھاتی ہیں وہ ٹیبلٹ الٹروکسن، اور دوسرا یہ کہ ان کی یہی کمپلینٹ ہے کہ وہ جیسے ہی کچھ کھاتی ہیں ان کو ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، وہ بالکل اچھا مطلب اسٹے نہیں کرتا فوڈ ان کی۔ تو یہ دیکھیے جو تھائرائڈ، ہاں چلیے اور بتائیے، پہلے اپنی بات پوری کر سر یہی ایک وہ یہ بول رہی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی اب تو وہ کبھی پتلی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو فوڈ ہی ان کی پیٹ میں نہیں ٹھہر پا رہا، اس کے لیے جو ہے وہ بہت پریشان ہے، تو آپ کچھ بتائیں۔ جی دیکھیے، اگر ہم ان کی، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو ہائپو تھائرائڈزم ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جسم کے اندر برودت اور رطوبت بڑھی ہوئی ہے۔ یہ برودت اور رطوبت صرف ابھی ہمارے معدے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا پورا اثر ہمارے قوت طبیعیہ تک پہنچ چکا ہے۔ مطلب لیور بھی اس حد تک حرارت پیدا نہیں کر پا رہا ہے اس وقت تک، قوت طبیعیہ اور قوت حیوانیہ، مطلب اس میں اگر ہم دیکھیں تو چاہے تینوں کی تینوں قوتیں متاثر ہو رہی ہیں، چاہے اس کی قوت نفسانیہ ہو یا اس کی قوت حیوانیہ ہو یا قوت طبیعیہ ہو۔ تو اس لیے قوت طبیعیہ پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے۔ تو ایسے مریض جو جیسے یہ آپ نے بتایا اس کے ہائپو تھائرائڈزم والے، تو ہائپو تھائرائڈزم کی اگر وہ ٹیبلٹ بھی کھا رہی ہیں، بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ تھائرائڈ کی دوا کھانے کے باوجود بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی بار ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم بولتے ہیں تھائرائڈ کی دوا کتنے سال سے کھا رہے ہو، کہتے ہیں صاحب 4-5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے۔ تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ نہیں، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا۔ اور اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے کھا کیوں رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تو پوری زندگی کھانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو بیٹھ کے پہلے اسیسمنٹ کریں کہ اس کو قوت، اس کے جو دوائیاں وہ لے رہی ہے
क्योंकि देखिए हम जो भी अलामात उसकी आ रही हैं हम उसको कोरिलेट करें अपनी हरारत, बुरूदत, रतूबत या बूसत में। यहाँ पर जब हम लेकर आएंगे तो हम कोई भी दवा इस्तेमाल करा सकते हैं। अब आपके जो इस मरीज का जो हम उसूल इलाज बनाएंगे वो ये होगा, इस इंसान को हरारत की जो ग़िज़ाएं हैं, गर्म ग़िज़ाएं हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें साथ साथ यबूसत वाली भी हो। अब इसमें हम एक काम ही कर सकते हैं, जो माजून संग दाना मुर्ग उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। सफूफ हब्बेराल इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, ये उसको रोकने का काम करेगा। और अगर ये वाला लिवर वाली चीज को हमें उसको वो करना है तो इसमें जवारिस जालिनूस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अगर हम फिलहाल इसको एक उसूल इलाज बनाएं, हम उसको दवाइयाँ देने की कोशिश करें, तो एक जवारिस जालिनूस हम सुबह के वक्त उसको दे दें। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई गर्म चीज खाती होगी तो बहुत ज्यादा मोशन होता होगा। उसको रोकने के लिए हमें हब्बेराल, सफूफ हब्बेराल आता है, हब्बेराल टैबलेट भी आती है, राल का इस्तेमाल हम उसमें कर सकते हैं। और बाजून संगदाना मुर्ग का इस्तेमाल करें, और लिवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर परहेज के तौर पर भी दो चीजें बहुत अहम हैं ऐसे लोगों के साथ में, कि यहाँ पर ये लोग जो रिफाइंड ऑयल खा रहे होते हैं, इसकी वजह से लिवर के अंदर गुर्दत ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे लोगों को हम रिफाइंड ऑयल पहली फुर्सत में बंद करें, और जो भी नॉर्मल ऑयल होते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो या सूरजमुखी का तेल, जो भी ऑयल होते हैं उसका इस्तेमाल कराएं। जितने भी ऑयल इस तरह के इस्तेमाल होते हैं वो सब लिवर के अंदर गुर्दत पैदा करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लिवर के अंदर गुर्दत के साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। तो ये रिफाइंड खाने के बाद में ही लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इवन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने क्या किया कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था उसकी जो लोअर लिमिट थी वही घटा दी नीचे। जो 350, 250, 350 चल रही थी उसको घटा के नीचे कर दिया, तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है उसके कोलेस्ट्रॉल के जेल में आ गई। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है, उसको खाना पीना, अगर उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हम कर लें हरारत पैदा करने के लिए। देखिए जिस्म के अंदर से अगर आपको रतूबत निकालनी है तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप उसको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए उसकी, तो ये वसअत आ जाएगी जिस्म के अंदर, हरारत तो पैदा होगी। तो रतूबत को कम करने के लिए, ये क्योंकि रतूबी मर्ज है इस वक्त में, रतूबत में है, इस रतूबत को कम करने के लिए हम इनकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ाएं, खाने में डाइट थोड़ी सी हम चेंज कर दें ये वाली। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे ये वाला मसला हल हो जाएगा। आप इसको करके देखें, क्योंकि जवारिस जालिनूस लिवर के लिए, ऐसे मिजाज के लिए जो मिजाजन बारिद हो उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इनको अगर हम माजून दबीदुल वर्द देंगे तो उतना अच्छा काम नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर जवारिस जालिनूस अच्छा काम करेगी। माजून संगदाना मोर उसको रोकने के लिए भी काम करेगी, और सफूफ हब्बे राल, आप तीन चीजों से कोई स्टार्ट करेंगे तो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अगर और ज्यादा लगे तब हम वहाँ पर हब्बे अजराकी का भी एडिशन कर सकते हैं। सर जी हाँ। संगदाने मुर्ग तो फिर सर उसका तो गर्म मिजाज में आ जाएगी। हाँ, तो हरारत भी तो हमें चाहिए ना, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको किसी भी चीज को रोकने के लिए आपको वहां पर हरारत चाहिए रोकने के लिए। तो कुव्वत मासिका हरारत के साथ बुरूदत मिलके तब वहां पर काम करती है। अगर हम उसको, अभी आपने ये जो सवाल किया है कि अगर हमने उसको हरारत नहीं दी, अगर हमने इसको ठंडी चीजें, मान लीजिए आप इसको जवारिश आंवला या जवारिश शाही खिलाना शुरू कर दें, तो उसको बजाय रोकने के और रतूबत बढ़ेगी और वो चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए वहां पर आपको हरारत की ही जरूरत है। उसको इंसान पहले से बलगमी मिजाज है, उस इंसान के अंदर पहले से रतूबत ज्यादा है, तो वो तमाम काम जो रतूबत को जिस्म में बढ़ा सकते हैं उनको हमें कम करना है। उसके डाइट से भी रतूबत को कम करना है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के रतूबत जिस्म से निकालनी है। और कुछ ग़िज़ाएं ऐसी दी जाएं जो मुकव्वे मैदा हो, मैदे की कुव्वत को, मैदे की जो कुव्वत है मासिका होती है, ये इन तमाम चीजों को रोकने वाली हो। तो जवारिश ओ माजून संगदाना मुर्ग इस काम के लिए बहुत अहम और अच्छी दवा है, जो कुव्वत मासिका को रोकने के लिए, या जिन लोगों को बार बार लैट्रिन या मोशन आती है उनको रोकने के लिए। और राल के साथ में देंगे तो और अच्छा उसका इफेक्ट आएगा। आप एक बार ट्राई करके देखें। ठंडक से कभी भी आप कुव्वत मासिका को नहीं रोक सकते ये सोच के कि कुव्वत मासिका ठंडी से रुक जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कभी भी अपना ट्राई करके देखें, कोशिश करके भी देखें, तो मरीज हमेशा उल्टा ही आके बताएगा। देखिए ये वाली सिचुएशन अगर आप किसी यंग जनरेशन में बताती, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी नहीं था, अगर वो इंसान 20-22 साल का है,
वो आके कंप्लेंट करता है कि जब भी मैं खाना खाता हूँ फौरन मोशन को जाता हूँ। तो यहाँ पर आपका उसूल इलाज ये बनता है कि आप उसको जवारिश आमला दे देते, क्योंकि वो इंसान खुद हरारत में है उस टाइम, उसके जिस्म के अंदर भी हरारत मौजूद है। अब आप उसको थोड़ा सा ठंडक देने की जरूरत है, तो यहाँ पर अगर आप जवारिश आमला उसको देंगे तो हरारत और बरूदत दोनों मिलकर काम करेंगी, कुव्वत मासिका भी वहां पर अच्छी रहेगी। तो इस इंसान को आप जवारिश आमला दे सकते हैं। लेकिन वो इंसान, खासतौर से लेडीज को अगर आप बात करें, लेडीज जो है बरूदत मिजाज की पहले से ही होती है, रतूबत भी उनके अंदर मर्दों से ज्यादा होती है, इसलिए इनके अंदर अगर हमने ठंडी दवाइयाँ इस्तेमाल करी तो और ज्यादा मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अजवाइन का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत अच्छा मुफीद साबित हो सकता है। सफ़ूफ़ अजवाइन यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है। अजवाइन भी इसको हरारत पहुंचाकर कुव्वत मासिका को, देखिए कुव्वत, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कुव्वत नफसानिया है, कुव्वत नफसानिया हरारत से काम करती है। कुव्वत नफसानिया जो ब्रेन से हमारे मैसेजेस आ रहे हैं वो हरारत से काम करते हैं। अगर उसमें भी बरूदत पहुंच गई तो कुव्वत नफसानिया ही कमजोर हो जाएगी, तो हर चीज ढीली हो जाएगी। फालिज में क्या होता है, फालिज में ऊपर से आने वाली जितनी भी नर्व्स हैं उसका एक कंडक्शन रुक गया, हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए। तो इसी तरह से जो कुव्वत नफसानिया ऊपर से आती है वो हरारत से ही आएगी। और जब तक हरारत, क्योंकि हमारा मैदा जो है ना बहुत ज्यादा नर्वस सिस्टम वहाँ पर मौजूद है, नर्व्स वहाँ मौजूद है, खासतौर से मैदे का ऊपरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा वहाँ पर नर्व्स मौजूद होती हैं, वैगस नर्व की वहाँ पर सप्लाई मौजूद है। तो इसलिए हरारत के जरिए से जो ऐसे लोग हैं वहाँ हरारत से इलाज होगा। और जो यंग जनरेशन है जो अभी सफरावी मिजाज के या गर्म मिजाज में है, अगर वहां पर ये कंप्लेंट पाई जाए तब आप वहां पर ठंडी दवाओं से इस्तेमाल करेंगे। आप ट्राई करके देखें, बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे मैंने आपको बताया। सर 12-13 साल के जो बलगमी मिजाज बच्चे होते हैं तो हाँ, उनको भी जवारिश आमला से हम कर सकते हैं ट्रीट? हाँ वहां तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ रतूबत तो होती है लेकिन हरारत उनके पास मौजूद है अभी। देखिए जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर लिया था उसमें हरारत बताई थी कि सिन्ने नमू के अंदर हरारत और रतूबत मौजूद रहती है, तो वहां पर आप जवारिश आमला दे सकते हैं। लेकिन जब एक ओल्ड एज का इंसान है या थायराइड वाला सीन वहां पे पहुंच गया, तो फिर वो रतूबत वहां ज्यादा हो गई, अब वहां पर आपको हरारत पैदा करनी है। तो जो जिनके अंदर हरारत पहले से मौजूद है वहां पर आपको बरूदत देनी है, तो ताकि दोनों कुव्वतें एक साथ काम कर सकें। और जहां पर बरूदत हो गई है तो वहां तो आपको हरारत ही पहुंचानी है, क्योंकि बरूदत और रतूबत तो पहले से ही वहां मौजूद है। अगर हमने और बरूदत पहुंचा दी और रतूबत दे दी तो और ज्यादा बाहर निकलने लगेगा। ऐसे केसेस में हब्बे अजराकी भी सही काम करती है, हब्बे अजराकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम सलाम। ये जो कॉम्बिनेशन आपने बताया असलसूस कशनीज कुछ का, इसका मिकदार बता दीजिए। खाने का सोडा भी इक्विवेलेंट डालना है? नहीं नहीं नहीं, खाने के सोडा इक्विवेलेंट नहीं होगा। असलसूस और क्या नाम है उसका, तीन चीजें मैंने बताई, असलसूस और आंवला, दोनों हम वजन कशनीज है। खुश्क किशमिश, किशमिश खुश। अगर आंवला और भी उसमें डालना चाहे आंवला भी डाल सकते हैं। तो किशमिश खुश एक हिस्सा लीजिए, और दूसरी चीज इसमें असलसूस ये भी बराबर रहेगा। और सोडा शीनी, खाने का सोडा, ये रहेगा एक चौथाई, 1/4, 1/4। अगर आप 250 ग्राम सोडा ले रहे हैं तो फिर उसमें 1-1 किलो असलसूस या किशमिश उसका पाउडर डाल सकते हैं। इसको और मैं बता रहा था कि अगर इसको और अच्छा और स्ट्रॉन्ग करना है तो हम इसमें आंवला भी शामिल कर सकते हैं। पार्टी लेंगे, आंवला हाँ, भी वन लेना है? पार्ट होगा तो फिर सोडा हाफ हो जाएगा। जब हम ऊपर वाली चीजें बढ़ा रहे हैं तो सोडे को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी बात। अभी आपने एक पेशेंट अभी डिस्कस किया, वो ओबीज थी और उनको हाइपोथायराइडिज्म था। सर हम्म ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट है, हम्म ओबीज नहीं है, मतलब वेट नॉर्मल है हम्म और एज 36 है, हाइपोथायराइडिज्म है, हम्म डाइजेशन बहुत फास्ट है, हंगर बहुत लगता है, लेकिन हम्म इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है। हम्म एवरी मॉर्निंग स्वेलिंग भी आती है आईज के अराउंड और बॉडी में। तो इस केस में सर फलासफ और कुंदूर दे सकते हैं, मतलब क्या करना नहीं, चाहिए? देखिए 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 देखिए, यहाँ पे फलासफा कुंदुनी, यहाँ जो जितनी भी सिचुएशन आपने बताई है वो सब लिवर की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। इसका मतलब उनका लिवर बरूदत में जा रहा है, कुव्वत तबैया जो है वो काम नहीं कर रही है। क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखें कि जब भी हम थायराइड का जिक्र कर रहे हों तो थायराइड
میں جب بھی کوئی ڈسفنکشن ہوتا ہے تو وہ خالی تھائرائڈ کا ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ قوت طبیعیہ کا ڈسفنکشن ہے جو تھائرائڈ کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو تھائرائڈ سے نکلنے والے ہارمون ہیں ان کو کنجوگیشن کرنے کا کام لیور کے سے نکلنے والے پروٹین ہی کرتے ہیں. تو جو تھائروگلوبولین جو لیور سے بن کر نکل رہا ہے وہی اس سے مل کر T3 T4 میں کنورٹ ہوتے ہیں. تو اگر لیور قوت طبیعیہ ٹھیک سے کسی کی بھی کام نہیں کر رہی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی مان کر چلیں کہ وہ تھائرائڈ کا کیس ہو سکتا ہے. آپ اس کو بالکل ریورس بھی کر سکتے ہیں، آپ قوت طبیعیہ پر کام کریے تو تھائرائڈ کی ٹیبلٹ بالکل چھوٹ جائے گی اس کی. ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ آج کل آیوڈائڈ سالٹ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ آیوڈائڈ سالٹ، بہت زیادہ آیوڈین کا باڈی کے اندر پہنچنا بھی اس کو ایک نیگیٹو فیڈ بیک دے رہا ہے اور اس سے تھائرائڈ کے جو فنکشن ہیں وہ ٹھیک سے انجام نہیں ہو پا رہے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو ہم جو سادہ نمک ہوتا ہے جس کو ہم سیندا نمک کہتے ہیں اس سیندا نمک کا استعمال کرائیے. اگر یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا ریفائنڈ آئل بند نہیں کیا تو کبھی بھی زندگی میں تھائرائڈ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ ریفائنڈ آئل کو اس کے ہٹوائیے اور کھانے میں نمک کا استعمال یہ رکھیے. فزیکل ایکٹیویٹی اس کی بڑھا دیجیے آپ، اور جو غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو ٹھنڈی غذائیں ہیں، جو بارد غذائیں ہیں ان کا استعمال کم رکھیں، چاول کا استعمال کم رکھیں. تو اس طرح سے ہم اس کو لیور کو مطلب اچھا کر کے جوارِ جالینوس کا اس میں بہت اچھا رول رہتا ہے. جوارِ جالینوس ہم اس میں استعمال کرائیں گے تو لیور کی حرارت کو وہ بڑھاتا ہے. جیسے جیسے لیور کی حرارت بڑھے گی تو آٹومیٹک پورے جسم کے اندر حرارت بڑھتی ہے، ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے اس کا، اور تھائرائڈ بھی اپنی طرف واپس نارمل آ جاتا ہے. تو یہ تو مسئلہ اس کا ہے. آپ کے جو پیشنٹ کی کمپلینٹ تھی وہ 35 ایئرس کی ہیں، لیکن ان کو بھی کیا یہی والی پرابلم ہے، لوز موشن ہونے والی، جلدی جلدی گرنے والی؟ نہیں سر ان کو یورینیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور بھوک بہت لگتی ہے. ویٹ ریڈکشن ہو رہا ہے جبکہ ہائپو تھائرائڈزم میں ہے، لیکن ان کا ویٹ ریڈکشن ہو رہا ہے اور ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ہنگر کنٹرول نہیں ہوتا. اگر بھوک لگے، کھانا نہیں کھایا تو پیٹ میں درد اور الٹی لگنا یہ سب سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ویٹ بھی کم ہو رہا ہے، اور تھائرائڈ کی پرابلم بھی ہے، ہائپو تھائرائڈزم ہے. مطلب یہ تھوڑا نہیں کنفیوژن والا کنڈیشن ہے سر. ایک منٹ، کنفیوژن اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ جو لوگ تھائرائڈ کی ٹیبلٹ کھا رہے ہوتے ہیں ان کا ایکسیسو یوز، اگر آپ نے اس کو تھائرائڈ کا لیول چیک کرایا ہو، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہائپر تھائرائڈزم میں پیشنٹ پہنچ جاتا ہے. تو جو علامات آپ بتا رہی ہیں یہ والی جو زیادہ کھانے والی، بھوک ہنگر والی اور ویٹ ریڈکشن ہونے والی، یہ ہائپر تھائرائڈزم کی طرف جا رہا ہے پیشنٹ. اس لیے اس کی جو ٹیبلٹ چل رہی ہو اس کو آپ تھوڑا سا نوٹ کریں اور اس پر کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسے کیسز بہت ہوتے ہیں کہ جو ٹیبلٹ کھاتے رہتے ہیں، کھاتے 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 ان کا تھائرائڈ بلکہ اوپر ہائپر تھائرائڈزم میں پہنچ جاتے ہیں لوگ. تو اس پر پہلے تو آپ کو تھائرائڈ کی ٹیبلٹ کو آپ چیک کریں، سر اس سے ٹی ہو ایس سکتا ایچ ہے تو وہ. ان کا ہائی ہے، ابھی کروایا تھا تو ٹی ایس ایچ واز اراؤنڈ 16 آیا تھا، اور ہائپو کے ہی سارے ٹی ایس ایچ ہائی، T3 T4 لو ہے، پھر بھی اچھا، ایسا ہو رہا ہے اور پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس کنڈیشن میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کو پیشاب یورینیشن زیادہ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم سمپلی ابھی کیا نام ہے، کورس کشتہ زمرد یا کورس کشتہ مرجان، دونوں میں سے کوئی بھی ایک ٹیبلٹ مل جائے. مرجان والی ٹیبلٹ زیادہ اچھا کام کرتی ہے، اور معجون فلاسفہ اور کورس کشتہ مرجان، یہ دو چیزیں ابھی آپ ان کو یورین کے لیے استعمال کرا دیں تو اس سے یورین والا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ والی جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں کہ ان کا ٹی ایس ایچ لیول ابھی بھی مطلب زیادہ آ رہا ہے اور T3 T4 کا بھی ڈسبیلنس چل رہا ہے، تو اس میں آپ کوئی نہ کوئی ایک لیور کے لیے کوئی دوا ان کو ایڈ کر دیں. اگر ان کا ویٹ زیادہ نہیں ہے، پتلی دبلی ہے، تو ہم معجون دبیت البرد کا استعمال وہاں شروع کر دیں تاکہ ان کا لیور فنکشن تھوڑا اچھا ہو. اور جتنی بھی ٹیبلٹ ہوتی ہیں نا تھائرائڈ والی کھلانے والی، اگر ہم اس کے لیور فنکشن کو نارمل پہ لے کر آ جائیں تو یہ تھائرائڈ کے ٹیبلٹس آٹومیٹک آہستہ آہستہ ریڈیوس ہوتے ہوتے چھٹ جاتی ہیں. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو ہم نے یہاں تھائرائڈ کی ٹیبلٹ ان لوگوں کی چھٹوائی ہیں، وہ صرف اسی طرح سے کہ ہم اس کی تھوڑی سی ڈائٹ کنٹرول کریں، تھوڑا سا اس کو
खाने पीने में क्या चीजें नहीं इस्तेमाल करनी है उसका ध्यान रखें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, थोड़ी सी जबीदुल वर्द या जवारिस जालिनोसिस में से जो भी चीज मरीज के मिजाज के एतबार से सूटेबल लग रहा हो आप उसको ऐड कर दें। कुव्वत तबैया को जितना हम अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना अच्छे तरीके से हम उसके थायराइड को भी कवर कर सकते हैं। तो इसमें आप पेशाब के लिए तो सिर्फ माजून फलास्फा और कुछ कुश्ता जमर्रुद या कुश्ता मरजान जो अवेलेबल हो दोनों में से एक चीज दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यंग जी। फीमेल के लिए आईबीएस के केस के लिए कोई बताएंगी उसूल इलाज? हाँ, यंग फीमेल एज कितनी होगी अंदाजन बताएं। सर 26 और 20 पेशेंट से। बहुत पतली दुबली है। हाँ, पतली दुबली है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आपने ये पतली दुबली का नाम लिया यहाँ पर तो हम कह सकते हैं ये जो लेडीज हैं ये सफरावी मिजाज की होंगी क्योंकि बहुत ज्यादा पतली। तो यहाँ पर सफरा की ज्यादती से उनको आईबीएस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ सफरा शिकन दवाइयाँ जितनी भी हो सकती हैं, अब यहाँ पर आप जवारिश शामला का इस्तेमाल कराएं, बहुत अच्छा काम करेगा। जवारिश शाही इस्तेमाल करा सकते हैं, कुर्स कुश्ता गोदंती का इस्तेमाल यहाँ पे करा सकते हैं। तो अगर आप उसूल इलाज उनका सिर्फ सिंपल सा बनाएंगे तो वहां पर आप जवारिश आमला सुबह शाम दीजिए, कुर्से जहीर 2-2 टैबलेट सुबह शाम दे दें। इन दोनों चीजों से वो कवर हो जाएंगी। खाने में फिर भी ध्यान रखना है, ऐसे लोगों को जो आईबीएस वाले होते हैं, खासतौर से यंग जनरेशन जिसका नाम आपने लिया, इन लोगों के अंदर लहसुन और प्याज ये दोनों चीजें बहुत नुकसान करती हैं। आप इन दोनों चीजों को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि बहुत मामूली सा उसमें डालें। और उससे, क्योंकि लहसुन जो है दर्जा चहारुम की दवा है, अगर हम उसको देखें, अगर आपने कुछ देर उसको उंगली पे स्किन पे भी रगड़ दिया ना तो वहां भी रेडनेस, कुछ लोगों के अंदर तो छाले पड़ जाते हैं। अब आप उसका अंदाजा लगाएं वो कितना खाने के अंदर बहुत ज्यादा। लोग तो अभी कोरोना के दौर में लोगों ने प्याज इतनी खाई है कि बवासीर हो गई। बहुत सारे केसेस आते हैं कि साहब हमारे लैट्रिन में खून आ रहा है, खून आ रहा है। जब पता लगा तो क्यों आ रहा है, जब हम उनकी हिस्ट्री पता लगा कि साहब वो कोरोना के दौर में खूब प्याज खाई थी। कोई व्हाट्सएप पे चल रहा था कि जिसने 2 प्याज रोज सुबह शाम खा ली तो उसको कोरोना ही नहीं होगा। लोगों ने प्याज और लहसुन इतनी बुरी तरह से खाया है कि बवासीर तक हो गई है। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में जो आईबीएस वाले केस होते हैं वहां पर ये दो चीजें तो हो गई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आईबीएस या इंटेस्टाइनल फ्लोरा को अच्छा मेंटेन रख सकते हैं, वो है एक दो चीजें हैं। एक तो होता है चार तुखुम का नाम आपने सुना होगा। चार तुखुम को अगर हम भून के देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, चार तुखुम। और दूसरी चीज आती है एक जो बेलगिरी होती है, बेलगिरी का पाउडर आप बना के रख लें और आधा आधा चम्मच मरीज को सुबह शाम दे दें। उससे भी जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो मेंटेन हो जाती है और उसमें विटामिन B12 B6 वगैरह भी होते हैं, इसलिए वो भी इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए ऐसे केसेस में जो सफरावी मिजाज के जैसे आपने बताया वहाँ आप ठंडी ग़िज़ाओं का, ठंडी दवाओं का इस्तेमाल करें। ऐसे इंसान को हम ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल कराएं जो थोड़े खट्टे मीठे हों, जैसे अमरूद है, अनन्नास है, नाशपाती है। ऐसे फ्रूट्स हम इस्तेमाल कराएंगे तो इनको बहुत अच्छा और मुफीद साबित होता है। बमुकाबला इसके कि अगर ये लोग लहसुन प्याज या चटपटी चीजें जिस तरह से लेडीज खाती हैं कि वो पानी पूरी दही बड़े गोलगप्पे ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल में आती हैं तो इससे इंटेस्टाइन मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, इरिटेशन होता है और मोशन फटाक से बाहर आ जाता है। तो इसलिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो मिजाजन ठंडी हो और ऐसी चीजों को रोक के रखा जाए जो वहाँ इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। जी। अगर कुछ और हेलो सवाल हो तो जी। सर, आपने जो अशलूसूस और सर किशमिश खुश्क और खाने के सोडा का जो आपने डोज बताया था उसमें जी, एक बार आंवला का डोज बता दीजिए। आंवला को अगर आप एक हिस्सा ले रहे हैं, यस सर। एक हिस्सा लें, मान लीजिए आप आंवला एक हिस्सा ले रहे हैं, कश्मीरी फुस भी उतना ही लीजिए, असलूस भी उतना ही लीजिए और उस हाँ, खाने का सोडा आधा ले लीजिए, हाफ। 1/2 ठीक सर। जी। तो ये पाउडर बना के रखने बहुत अच्छा, मतलब इस तरह के जितने भी जीआरडी वाले केस होते हैं या ये जो मतलब जिन लोगों की कंप्लेंट होती है ना कि साहब हमें बिना ओमेप्राजोल के बिना सिम्टोम के हम काम नहीं दे सकते, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता सर एक बार GERD का फुल फॉर्म। है। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है, यस सर। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। गेस्ट्रो। ठीक है, अपना टाइम भी काफी हो गया,
11:20 हो गए। आज का प्रोग्राम हम यही खत्म करते हैं। अभी कोई और क्वेरी हो किसी की तो बता दें, नहीं तो फिर हम बंद। ठीक है ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट में हम क्या डाइट दे सकते हैं सर? ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में हम डाइट क्या देंगे? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एक हमारे जिस्म के अंदर यबूसत पैदा करता है। हम देखेंगे कि जिस्म के अंदर क्या चीज पैदा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम ग़िज़ा का तयन करते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस वाले हों, उनमें हम खास तौर से अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने वाली ग़िज़ाएं, जैसे खास तौर से इसमें अगर दूध का हम इस्तेमाल करें, वो भी बकरी के दूध का, तो बहुत अच्छा और मुफीद साबित होता है। उसके अलावा डाइट में हम जो भी खाने की चीज़ें हैं, अगर वो डिपेंड करता है कि ट्यूबरकुलोसिस किस साइट में है, कहाँ पे है। अगर ट्यूबरकुलोसिस लंग्स की है तो हमें बलगमी अमराज या बलगमी चीज़ों से बहुत परहेज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सीना है इसको बलगम का सेंटर माना गया है। जिस तरह से हमारा जो पेट है उसको सफरा का सेंटर माना गया, पूरे सफरा के जो कंडीशन है, सफरा के जितने भी अमराज हैं वो पेट के अंदर ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से हमारा जो सीना और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये पूरे का पूरा हिस्सा बलगम का माना जाता है। इसलिए अगर ट्यूबरकुलोसिस बलगम वाली मतलब लंग्स की है, तो यहाँ पर हम जितनी भी ऐसी खट्टी ठंडी चीजें होती हैं वो अवॉइड करेंगे। चाहे वो ठंडक में कोई भी फल हो, खट्टे फल हो, ये तमाम चीजें वहाँ पर अवॉइड की जाएंगी। ऐसे लोगों को फिर हम गरम तर दवाइयों का, गरम तर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कराएंगे। तरी इसलिए कराएंगे क्योंकि ये इसके अंदर ज़बूल होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो सूखता चला जाता है। इसलिए वो मग़ज़ियात जो गरम तर मिजाज वाले होते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब हम वहाँ पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो गरम तर के तौर पर ये दो काम करेंगे। एक तो ये कि जिस्म के अंदर तरी भी महसूस होगी, जिस्म के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑयल जिसके अंदर होते हैं, वो सब ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह ये सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो गरम तर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब इस्तेमाल कराया जा सकते हैं। अगर ट्यूबरकुलोसिस इंटेस्टाइन की या पेट की है, तो यहाँ देखिए, जहाँ पर भी ट्यूबरकुलोसिस है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग जाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको लंग्स का बताया, अगर वो लंग्स की नहीं है, अगर इंटेस्टाइन की है, तब हम यहाँ पर वो तमाम चीजें जो जिस्म में पेट में सफरावियत पैदा कर सकती हैं, और आप उनको सबसाइड करेंगे। वहां पे क्या करेंगे, हम लहसुन, प्याज, गरम मसाले, इन चीजों का इस्तेमाल कम करेंगे। भले ही हम यहाँ पर हम खट्टी चीजें या ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द मिजाज, कहाँ पर डिसीज का सेंटर कहाँ है, कौन से एरिया में है, और कौन से उज़ू को मुतासिर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ग़िज़ा को थोड़ा थोड़ा अदल बदल कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें हैं जो ठंडी या खट्टी होती हैं, अगर लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस है तो वहाँ बिल्कुल ना इस्तेमाल की जाए, क्योंकि वहाँ इस्तेमाल करने से वहाँ पे खांसी ज़्यादा बढ़ेगी, बलगमियत ज़्यादा होगी। उन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। इंटेस्टाइन की है तो वहाँ अलग मामला होगा। अगर बोन की है तो वहाँ इन दोनों चीज़ों का कोई मसला नहीं है, वहाँ तो हम जनरल मुक़व्वियात का इस्तेमाल कराते हैं। और अगर हम ग़िज़ा की बात करें तो ग़िज़ा में जो हम माउल लहम उसका इस्तेमाल करा सकते हैं, यखनी बना के इस्तेमाल करा सकते हैं। बहुत अच्छा और बेस्ट आपको अगर ग़िज़ा देनी है तो बकरे की जो हड्डी का जो गोश्त होता है उसकी यखनी बना के उसको इस्तेमाल करा सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट उसको देनी होती है। तो हाई प्रोटीन में जो ये इस तरह की अखनी वाली जो ग़िज़ाएं होती हैं वो प्रोटीन हाई होता है। बाकी उसके अलावा तो जो अंडे वगैरह, दूध, इसका इस्तेमाल होता है वो हम कर ही सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइट हमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। वो हम उसी मरीज सामने होगा तब हम खुद ब खुद ऑटोमेटिक फैसला करेंगे कि हाँ, यहाँ इसके लंग्स में है तो यहाँ इसको खट्टी ठंडी चीजें नहीं देनी है, पेट में है तो हम इसको गर्म चीजें नहीं देनी है जो पेट में गर्मी ज्यादा पैदा करती होंगी, उसको हम अवॉइड करेंगे। तो एक उसूल अगर आपको याद रहेगा तो फिर कुछ चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर है तो ये चीजें करनी है, नीचे है तो ऐसा करना। एज भी अराउंड अबाउ 60 है तो
हमें गर्म उत्तर दे सकते हैं ना सर? जी बिल्कुल दे सकते हैं, वहाँ तो गर्म तर देनी ही होती है। अगर अराउंड 60 है तो वहाँ तो क्योंकि तरी आपको पहुँचानी है और हरारत भी पहुँचानी है, तो वहाँ तो सर्द चीज़ों का बिल्कुल अवॉइड करना है। वहाँ तो मतलब ही नहीं आता, क्योंकि मिजाज खुद इंसान का बरूदत की तरफ जा रहा है। वहाँ सर्द तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा, गर्म तर ही चीज़ें वहाँ भी इस्तेमाल होंगी। और जैसे आपने 60 का नाम लिया है, तो वहाँ तो और भी इसकी इफादियत बढ़ जाती है। जैसे माउल लहम आता है, उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। और माउल लहम ना भी लें तो हम सिंपल गोश्त को यखनी बनाएं और उसका सूप उनको सुबह शाम दे दें, बहुत अच्छा उससे फायदा मिलेगा। मेडिसिन में क्या दे सकते हैं सर पल्मोनरी टीबी में? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में देखिए, जो आजकल का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा मॉडर्न का चलता है, उसी के अकॉर्डिंग या उसके साथ साथ हम कुछ मतलब कुछ दवाइयाँ अपने साथ में इस्तेमाल करा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने कोई केस ऐसा अकॉर्डिंग टू द जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, जैसा आपने ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आप खुद ट्रीट नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो ही करना पड़ेगा। वहां पर हम बहुत ज्यादा कई जगह बाउंड होते हैं कि ऐसी जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं जो दूसरे को हो सकती हैं, वहाँ हमारी दवाइयाँ उतनी ज्यादा कारगर नहीं होती। तो इसलिए हम वहाँ एक कोलेबोरेशन में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो भी किस तरह से करेंगे कि जो उन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कुव्वत तबैया को या लिवर पर या हमारी किडनी पर जो बहुत ज्यादा असर करते हैं, हम उनके असरात को कम करने के लिए हमारी दवाइयाँ वहाँ कोलेबोरेशन में काम कर सकती हैं। हालांकि हम अपनी अगर पुरानी किताबें देखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे सरतान से लड़ने के लिए और जितने भी ये दवाइयाँ होती हैं हमारी जो ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल की जाती हैं, उनका इस्तेमाल किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। लेकिन आज की डेट में उस पर ना कोई क्लिनिकल स्टडी ऐसी है कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज़्यादा कारगर हुई हो। इसलिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वहाँ फॉलो करते हुए हम अपनी जो दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, उसमें कुर्से काफूर का इस्तेमाल किया जा सकता है और माउलहम का इस्तेमाल बहुत अहम साबित होता है इसमें। कुर्से काफूर सरतानी भी आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करें कि अगर उसका मॉडर्न का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो फिर हम साइड बाय साइड अपनी, जैसे अगर कोई सफरावी मिजाज का है या यंग जनरेशन है तो वहाँ दबीतुल बर्द का इस्तेमाल कर दिया जाए। और अगर वो ओल्ड एज का हो गया या बहुत ज्यादा फैटी है, ओबेस है, तो वहाँ बारिदुल मिजाज है, तो वहाँ पर हम जवारिद जालिनूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों में इस तरह से हम आइडेंटिफाई करके दवाओं का इस्तेमाल या सिलेक्शन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह सर। जी जी। चलिए आज का प्रोग्राम हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का जो लोग भी इस प्रोग्राम में जुड़े। और नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर 4 कब तक अपलोड होगा सर? जी लेक्चर 4 कब तक अपलोड होगा यूट्यूब पे? हाँ, ये लेक्चर 4 और ये 5 वाला दोनों ही असल में वो कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो मतलब हो नहीं पाया। तो इंशाल्लाह भी एक दो दिन में दोनों ही एक साथ आ जाएंगे, मैंने बोल दिया है उनको। तो कल कोर्स कुश्ता गौदरती किस मिजाज का होता है? सर्द खुश्क है, सर्द मिजाज का है।